गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। 16 सेशन अब करने वाले हैं अपन लोग। 16 सेशन है अपना। मेरे को आज कमेंट आया कि सर आप हमसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो। नहीं होगा तो जो टारगेट है ना 80 क्लासेस का वो कर नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि मेंस में भी टाइम नहीं है इतना। अगर इस स्पीड से नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि मैंने ये जबान दी है ना, मैंने मेरे ये वर्ड्स हैं। अगर मैं मेरे वर्ड्स की वैल्यू नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। सिंपल चीज़ें हैं। तो देयर इज अ रीजन। ठीक है, एवरीथिंग हैज अ रीजन। तो वही है यार कि करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। है ना, बोल दिया तो बस बोल दिया। अब व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, कैसा चल रहा है सब कुछ, सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं पता, बस बोल दिया वो करना है। वर्ड्स की वैल्यू है तो बस वैल्यू है। मेरी तरफ से तो कोई कमी रहने वाली है नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी रहने वाली है नहीं आपको। 16 सेशन है दोस्तों। ये है अपना 16 सेशन। क्योंकि मैंने लास्ट जो सेशन था उसको मैंने, वो 15 सेशन था एक्चुअली, क्योंकि 14 सेशन मैंने 2 बार ले लिया था। उसका रीजन था कि 14 मेरा लकी नंबर है, तो मैंने उसको 2 बार लिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 15 सेशन था और ये अपना 16 सेशन है। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन हम 16 सेशन कर चुके हैं जिनकी एवरेज लेंथ 2 घंटे के आसपास है। इनकी एवरेज लेंथ कितनी है? 2 घंटे जिसकी एवरेज लेंथ है। ठीक है, 32 घंटे। और वो आप अगर बीच में देखोगे तो हमने कुछ क्लासेज जो है वो 10 घंटे की भी, 7 घंटे की भी ले रखी है। तो अगर देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट हम ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर अपलोड कर चुके हैं। ये अपना 16 सेशन है। ये कुछ मेरे बारे में चीजें हैं। ये कुछ थंबनेल नहीं मिल रहा था तो ये लगा दिया मैंने। मैंने इस एग्जाम को 2 बार अच्छे से क्लियर किया है, इसके मेंस एग्जाम को। फाइनल सिलेक्शन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था। एलआईसी में मैं वर्क कर चुका हूँ 1.5 साल के लिए। बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, पीएनबी में अभी, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। ठीक है, आरआरबी सब क्लियर मैं ऑलरेडी 6 इंटरव्यूज के अंदर मैंने कर रखा है। तो ये सब कुछ मेरे बारे में है। ठीक है, आपको मिले तो पढ़ लेना। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, थोड़ा सा अपग्रेड हमने किया है। ठीक है, वैसा कुछ धीरे धीरे चलती रहती है चीजें। तो आपको इस पे हर मॉर्निंग 10 बजे से 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो क्लास पहले दिन हुई थी, जैसे मान लीजिए 10 तारीख को क्लास हुई तो 11 तारीख को उस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। हर दिन मॉर्निंग में 10 AM पे क्लास करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कभी कभी चीजें चेंज हो जाती है तो उसके हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मेल कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम है और ये आपका स्कैनर भी, कोई पेटीएम या फिर किसी का स्कैनर नहीं है, टेलीग्राम का स्कैनर है। ठीक है, तो आप स्कैन करके भी इससे कर सकते हो। बोला सर पेटीएम आपने तो वो लगा दिया कि आपको पैसे चाहिए, हमें पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए भैया। है ना। क्वेश्चन का लेवल दिखा देता हूँ। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल होने वाला। बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये पहला डी है जिसमें पाई चार्ट और टेबल बेस्ड डी है। ये लॉजिकल डी है जिसमें आपको क्यूमुलेटिव बेस्ड चीजें मिलेगी। हम लोग क्यूमुलेटिव पढ़ते हैं ना कि ऑन मंडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू वेनसडे, ऑन थर्सडे आ गया। इसमें फ्रॉम वेनसडे टू थर्सडे आ गया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं थी। क्यूमुलेटिव है लेकिन अलग टाइप का क्यूमुलेटिव है। इतना गजब का क्यूमुलेटिव है ना डी। बहुत हाईएस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आज होने वाले हैं। बहुत हाईएस्ट क्वालिटी, बहुत मजा आने वाला है। क्या द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, ये नंबर सीरीज है। जो मेंस में नंबर सीरीज जिस टाइप की आती है वो नंबर सीरीज आप देख पा रहे हो आपके सामने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट लेवल पे डिफिकल्टी जितनी एग्जाम में आती है, एग्जाम भी शर्मा जाएगा एक टाइम के बाद में कि भैया बस करो यार। है ना, इतना टफ करवा दो कि हम एग्जाम में पूछेंगे क्या। एंड देयर वी हैव अनदर वेरी, आज हिंदी नहीं है दोस्तों क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम था, क्योंकि ऑफिस से मैं लेट आया था। कुछ मतलब टारगेट्स वगैरह चल रहे हैं तो उस चक्कर में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत बहुत गजब होने वाला है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। 1 घंटे का नहीं होता सेशन, ये कम से कम 2 ढाई घंटे, 2 घंटे के आसपास लगते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में लेवल जो है वो एग्जाम से काफी हाई क्वालिटी है। ठीक, आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन जहाँ पे। और ये एक बहुत सुंदर जो अपना नंबर सिस्टम एल्जेब्रिक क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत सारे होने वाले हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होने वाले हैं अपने पास में। पेन, कॉपी, चाय, पानी सब कुछ लेके बैठ जाइए अपने पास में, सब कुछ लेके बैठ जाइए। और हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके साथ सामने है ये। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे मतलब अच्छी क्या बोलते हैं फॉन्ट में है। थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों, इसका क्या रीजन है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कुछ पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम देखेंगे। ठीक है, रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एम, एन, डब्ल्यू एंड जेड क्या है अपने पास में, नेचुरल नंबर्स है।
सॉल्व फॉर द वैल्यूज एंड आंसर द गिवन इक्वेशंस। अपने को इक्वेशंस की वैल्यू बतानी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस अपने को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, किस टाइप से क्या बेस्ट अप्रोच होती है सॉल्व करने की, मैं किस हिसाब से सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को, वो आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर मैं देखूं तो के है, बेस में के है, 2 है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं चीजों को। पी है, के है, 2 है, पी है। बोला सर बेस में है ना के, 2 और पी है। यहां पे भी देखो के है, 2 है और पी है। यहां पे भी क्या है, के है, पी है। ठीक है, मतलब बेस जो है वो आपको क्या किस फॉर्म में दिया है, 2 के और पी के फॉर्म में बेस दिया है। ठीक है, ये बेस अपने पास में, ये बेस है, किस फॉर्म में है, ये है 2 और पी की बेस, पी के फॉर्म में। और जो उनकी पावर है वो है z है, n है, n है, w है। ठीक है, पावर में भी न्यूमेरिकल्स है, कुछ कुछ अपने पास में वेरिएबल्स है। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या रखोगे कि मान लीजिए इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोई भी बेस, फॉर एग्जाम्पल वो बेस p है, उसकी पावर अगर z है, और अगर इक्वल के बराबर में p है, उसकी पावर अगर y है, तो एक ही कंडीशन के अंदर हो सकता है, एक ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करती है, जब z इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है। क्योंकि भैया अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो आपको पता है कि p तो इक्वल हो चुका है सर, दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है। हेलो, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं 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 लगा है, चलो सॉरी, मतलब इंपॉर्टेंट कॉल था कोई, मतलब चलिए। तो एक ही कंडीशन के अंदर हो सकता है, जब ये z इज इक्वल टू क्या हो जाए अपने पास में, y हो जाए, z इज इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। तो p जब बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है तो जो पावर होती है ना वो भी इक्वल करनी पड़ती है अपने को, तभी जाके ये इक्वल होते हैं दोनों चीजें। आप कैसे कह सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए 5 की पावर 3 है, बोलो सर 5 की पावर 4 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, किसी भी हाल में इक्वल नहीं होगा। आपको 5 की पावर 3 के बराबर में लेके आना ना, तो बेस अगर 5 है तो पावर में आपको 3 ही लगानी पड़ेगी, तभी ये इक्वल में होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इसको इक्वल करने का। दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इस टाइप से करते हैं इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो पावर में क्या है, के है, सॉरी बट्टे बेस में क्या है, के है। इसके जब के बेस में है ना, तो इसके डिवाइड में भी क्या है, के है। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि सिंगल पावर में बनाना पड़ता है अपने को। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है जब इसको ऊपर लेके जाते हैं, जो इसकी पावर होती है वो अगर पॉजिटिव है तो जब ऊपर जाएगी ना तो वो नेगेटिव बन जाएगी, आपको पता है। तो ऊपर ऑलरेडी क्या पड़ा था, फिर सबसे पहले मैं के की बात कर रहा हूँ। अपने पास में क्या है, ध्यान से समझिएगा, 2z ऑलरेडी है, माइनस का n और माइनस का 1, माइनस का n और माइनस का 1। ठीक है, ये k के बेस में है, किसके बेस में है, k के बेस में है। और जब k को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, k की जो पावर है इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये जब ऊपर लेके जाऊंगा तो जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस का 0.2z क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव, माइनस का 0.2z बन जाएगा, 0.2w बन जाएगा, सॉरी, समझे बात को। ये माइनस का n है, ये ऊपर जाके प्लस का n बन जाएगा, ये ऐड हो जाती है ऊपर जाके, प्लस का n हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, ये ऊपर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास में किसकी पावर में, k की पावर में आ गया, ये k की पावर में आ गया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। और इक्वल के अंदर जो अपने पास में k की पावर में है दोस्तों, वो क्या है, देखो k की पावर में ऊपर देखो, ये है माइनस का z और पॉजिटिव z, माइनस का 0.5w ये है, और बट्टे में कुछ है नहीं k की पावर में, तो बट्टे में कुछ है नहीं, तो मतलब ऊपर ले जाने की कोई जरूरत अपने को है नहीं बिल्कुल भी। तो सिर्फ राइट हैंड साइड के अंदर जो k की पावर में है दोस्तों, वो क्या है, k की पावर में क्या है, z माइनस का 0.5w ये है। तो जब बेस में k है, इसके बेस में भी k है, तो दोनों को जब इक्वल करना है दोस्तों, जो पावर को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को इक्वल करना पड़ेगा। तो पावर को जब मैं इक्वल करता हूं तो k को मैं हटा देता हूं यहां से, तो पावर को भी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरीके भी आपको समझे उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, जब z आया स्टार्टिंग के अंदर, z को सोल्व करो, n आया फिर n को सोल्व करो, फिर एक आया न्यूमेरिकल वैल्यू आई, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करो, फिर w आया w को सोल्व करो, फिर n आया वापस n को सोल्व करो। तो इस टाइप से हम चीजों को सोल्व करते हैं, भागा दौड़ी मत करो, बेस्ट अप्रोच क्या है उसको सीखो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको लॉजिक नया सीखने को मिले, आपको अप्रोच भी सीखने को मिल सकती है कि मैं किस तरीके से करता हूँ। पहले मैं करता हूँ, z आया, ठीक है z है, यहीं की और z है कहीं पे भी नहीं है,
राइट हैंड साइड में जेड है, बोला सर है। तो जब ये जेड इस साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और जब माइनस का बनेगा तो 2z तो ऑलरेडी था, ये तरह की घट जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा, जेड बचेगा ऑलरेडी। तो जेड से मतलब जेड तो काम खत्म हो गया। क्या बचा, एन बचा। यहाँ पे माइनस का एन, और यहाँ पे देखो, अच्छा ये क्या था, एक एन और था ना अपने, एन प्लस का 6 था, देखो ये वाला भी एन था अपने पास, है ना, ये वाला भी एन था। ये माइनस का एन और ये प्लस का एन कट जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने z सोल्व कर लिया, फिर हमने n सोल्व कर लिया, फिर अपने पास में न्यूमेरिकल वैल्यू आई तो इसको सोल्व करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू राइट हैंड साइड में है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, उनको सोल्व करते हैं। तो माइनस का 1 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। बोला सर ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया, w आ गया, जो कि किसका है, माइनस का पॉइंट w है, पॉइंट 2 w है, ठीक है। और माइनस का पॉइंट 2 w है, और जब ये माइनस का पॉइंट 2 w उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, ऑलरेडी उधर माइनस का था, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर लेके आ जाओ। ये माइनस का 0.5 w जब इस साइड में आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। इस साइड में ऑलरेडी माइनस का 2 w था, 0.2 w था, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 0.5 w बन जाएगा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आएगा आपको बताओ, पॉइंट प्लस का 0.3 w निकल के आएगा, प्लस का 0.3 w निकलेगा अपने पास में। क्या इसमें कोई दिक्कत है अपने पास, देखो प्लस का 0.3 w निकल के आ गया, इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैंने अलग से आपको लिख के बताया है, अलग से इसको सोल्व करके बताया है, ठीक है। ये भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं, ये माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, z प्लस का 0.3w इज इक्वल में 7। ये अपने पास में बन गई इक्वेशन फर्स्ट। किससे निकल के आई, जहां पे अपना बेस क्या था, k था। बेस जब k होता है तब ये रिजल्ट अपने पास में निकल के आया। इसमें कोई दिक्कत है। दूसरा देखते हैं, जो भी अपने पास पहले k आया तो k को सोल्व कर लिया, फिर क्या है, 2 आया अपने पास में, 2 को सोल्व करते हैं। ऊपर क्या ऑलरेडी आपको पता है, फटाफट करेंगे, अभी अभी टाइम पास नहीं करेंगे। 3n माइनस का w प्लस का माइनस का 2। तो देखो a की पावर में क्या है, 3n, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3n माइनस का w और माइनस का 2, माइनस का w और माइनस का 2 है, ठीक है। और बट्टे में देखो 2 की पावर में क्या है, बट्टे में 2 की पावर में क्या है, n माइनस का 0.4w, ऊपर जाके किसका बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। देखो n पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस का, देखो 3n है ना, ये इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो ना, और ये बन जाएगा माइनस का n, देखो ये वाला, और ये माइनस का 4w है, 0.4w, ये ऊपर जाएगा प्लस का 0.4w बन जाएगा। कोई दिक्कत आई इसमें, बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आगे अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड का पूरा का पूरा पोर्शन। अगर मैं राइट की बात करूं तो 2 की पावर में क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 2 ये रहा देखो, और ये 2 रहा, ठीक है। ये ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा अगर पॉजिटिव है बट्टे में, तो पहले ऊपर वाला लिख लेता हूँ। तो ऊपर में क्या है, n है माइनस का z प्लस का 3, तो n माइनस का z प्लस का 3 बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा। तो माइनस में क्या मिलेगा अपने पास में, 3w माइनस का 5z बट्टे में क्या आ जाएगा 5। क्या दिख रहा है क्या आपको, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, चलो थोड़ा सा लाइट में ले लेता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख जाएगा, चलो यहाँ पे n है, ठीक है। अब पूरा पूरा माइनस में बन गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूं तो देखो 5z से तो 5z कट जाएगा। चलो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस का 3w बटे 5, तो माइनस का 3w बटे 5 क्या होता है आपको पता है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का z प्लस का 3, माइनस का 3w बटे 5 क्या होता है, माइनस का 0.6w होता है, ठीक है। और ये माइनस प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का कितना बन जाएगा, z बन जाएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, सिंपल चीज थी, तो बहुत सिंपल चीज थी, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो किया ही नहीं मैंने। तो ये इसके इक्वल में है, ठीक है। ये है अपने पास में लेफ्ट का और ये है राइट में। किसका बेस था, ये किसके बेस था, यहाँ पे बेस था 2 का बेस, ठीक है। 2 के बेस से निकल गई चीजें। 3n माइनस का w, पहले क्या आया, n आया, तो n को सोल्व करते तो n देखो 3n, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का n, तो क्या बच जाएगा, 2n बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2n बचेगा। और राइट में कुछ n था क्या, राइट में कुछ n जैसा कुछ था, बट्टे में क्या था, n माइनस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बट्टे में अपने पास में क्या है, n है, राइट हैंड साइड में n है, तो उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इस n में से घटेगा जाके, तो n बचेगा खाली, पूरा n का काम तमाम। n यहाँ से गया, n यहाँ से गया, n यहाँ से गया, n का काम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। w आता है दूसरी बार, माइनस का w है, और ये है माइनस का, देखो ये है माइनस का w, और यहाँ पे है प्लस का 4w, और ये माइनस का देखो राइट हैंड साइड में क्या है 0.6w। जब ये 0.6w माइनस का है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 0.4w और प्लस का 0.6w क्या बन जाएगा, 1w बन जाएगा।
डब्लू प्लस का बन जाएगा, और जब प्लस का डब्लू बनेगा तो भैया प्लस का डब्लू और माइनस का डब्लू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ऐसे ही काट देते हैं। ये देखो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये माइनस का 6 जो 0.6 डब्लू है जब उधर जाएगा तो प्लस का 0.6 डब्लू बन जाएगा, पॉइंट प्लस का 6 डब्लू और ये 0.4 डब्लू जो है वो एक बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा, पॉजिटिव डब्लू बन जाएगा, और पॉजिटिव डब्लू नेगेटिव डब्लू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये चीजें है ना स्टेप वाइज आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाती है तब आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर ले जाने की, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा अरे हाँ ये ना वर्चुअली पता लग जाएगा आपको कि उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा है तो कट जाएगा, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। माइनस का 2 निकल के आया, माइनस का 2 है, उस साइड में क्या है, माइनस का 2 है, उस साइड में है 3, तो एक काम करता हूँ नेगेटिव जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसको राइट में ले जाता हूँ मैं पूरा, क्योंकि इसमें राइट में है ना इसलिए ले जाता हूँ। ये माइनस का 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 2, और ऑलरेडी प्लस का 3 पड़ा है तो प्लस का 5 बन जाएगा, कोई दिक्कत है, ये भी खत्म, इसका काम भी खत्म। माइनस का जेड, प्लस का जेड खत्म, कुछ बचा है ऊपर, कुछ नहीं बचा, एन खत्म, यहाँ से डब्ल्यू खत्म, 2 खत्म, एन खत्म, 4 जेड खत्म, ये एन खत्म, ये सब खत्म हो गया, तो एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों, 5 निकल के आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई, 5 निकल के आ गई, ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। किससे आया, जब बेस अपना क्या था 2 था। अब और कौन सा बेस बच गया, बेस बच गया अपने पास में p, जब p बेस बचता है दोस्तों तो p के पावर में ऊपर में क्या है m है, p की पावर में ऊपर क्या है m है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, p की पावर में ऑलरेडी m है तो m लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा देखो, माइनस का 2.5z, ये पॉजिटिव था, तो एक बार करता हूँ पूरा पूरा ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, प्लस का 0.7 डब्ल्यू आ जाएगा और माइनस का बन जाएगा 3n, ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड में काम खत्म, p की पावर में, और ये p की पावर में जो बट्टे में था ऊपर जाके नेगेटिव बन गया, इक्वल में क्या आना चाहिए, इक्वल में अपने पास में क्या आना चाहिए, p की पावर में ऑलरेडी क्या था 2z वगैरह ये था, तो 2z लिख लेता हूं मैं, प्लस का 3n और माइनस का 2w और प्लस का 4, माइनस का 2w और प्लस का 4, ये आ जाएगा अपने पास में लेफ्ट में p की पावर में, और ये है p की पावर में डिनोमिनेटर में, तो क्या ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा, क्या बनेगा w माइनस का 2z। समझ में आई इतनी बात, लॉजिक की चीजें आपको समझ में आ रही है, दिमाग में बैठ रही है चीजें, सब कुछ बैठ रही है। तो जब सॉल्व करते हैं इसको देखो m और माइनस में देखो 2.5 जेड, ये 2.5 जेड प्लस माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, माइनस का 0.7 डब्ल्यू, ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3n बन जाएगा, इक्वल में क्या रह जाएगा अपने पास में 2z पढ़ाई है, प्लस का 3n पढ़ाई है, माइनस का 2w पढ़ाई है, प्लस का 4 पढ़ाई है ये वाला, माइनस का 2w प्लस का 3 प्लस का 2z, अब ये हो जाएगा देखो क्या बन जाएगा, माइनस का w और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 2z। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है, मैं किस अप्रोच के साथ में सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो समझ पा रहे हो आप, क्या वो चीज समझ पा रहे हो, वो चीजें इंपॉर्टेंट है यार, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या बेस्ट अप्रोच होती है वो चीजें इंपॉर्टेंट है सीखना। हम खुद सब कुछ करके नहीं सीख सकते चीजों को ना, उसके लिए अपने को देखना पड़ता है यार, देखना पड़ता है चीजों को। चलिए पहले m आया, तो m इस साइड में देखो एक ही है और कोई m दूसरा है नहीं, ठीक है, तो m राइट में चलते हैं, क्या राइट में कहीं m है, बिल्कुल भी कहीं m नहीं है राइट में, कैसी बातें कर रहे हो, राइट में m है ही, लेफ्ट में कहीं m है नहीं है, w है n है, इस साइड में कोई देखो m नहीं है, ये भी है w है, ठीक है, इस साइड में कोई m नहीं, मतलब m खाली अकेला रह जाएगा, पहले m आया तो m को हमने सोल्व कर लिया इस टाइप से। अब माइनस का 2z है, देखो 2z, z को देखते हैं, माइनस का 2z और इस साइड में प्लस का, अच्छा माइनस का 2.5z, इस साइड में है प्लस का 2z और कहीं z है क्या, ये रहा z, 4z है राइट हैंड साइड में। हम जो एल्जेब्रिक वैल्यू है या फिर जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है या फिर जो वेरिएबल्स है उनको लेफ्ट में लेके जाते हैं क्योंकि आपको पता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनको राइट में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो प्लस का 2z है और ये भी क्या है प्लस का 2z है, ठीक है, 4z इधर जाके माइनस का 4z हो जाएंगे, ऑलरेडी इधर का 2.5z था तो माइनस का 6.5z बन जाएगा एक्सप्रेशन, z का काम खत्म हो गया, ठीक है। कौन बच गया पीछे, माइनस का 0.7w और इधर है देखो माइनस का 2w और माइनस का w, माइनस का 3w, ये माइनस का 3w उधर जाके प्लस का 3w बन जाएगा, और ऑलरेडी उधर क्या था 0.7w था और ये प्लस का 3w आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस का 2.3w मिलेगा, मिलेगा तो प्लस का 2.3w लिख देते हैं, प्लस का क्या मिल जाएगा 2.3w आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और n बच गया, 3n बच गया और राइट हैंड साइड में भी 3n है, तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, w का काम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था,
और न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में बात करूं तो ये 4 बचेगा, वो भी किस साइड में, राइट हैंड साइड में बचेगा 4 अपने पास, क्या देगा 4। ठीक है, इस क्वेश्चन के ना कम से कम ये डीआई है एक टाइप से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना बता रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चंस करना इज थोड़ा नॉर्मल थी, मतलब वो तो एक बेसिक चीज होती है ना। चलिए तीसरी क्वेश्चन क्या निकल के आई। देखो आप एक क्वेश्चन को लिख देता हूँ एक बार। z प्लस का 0.3w इज इक्वल में 7 है, और यहाँ से n इज इक्वल टू क्या अपने पास में 5 है, और एक चीज क्या निकल के आई, m माइनस का 6.5z प्लस का 2.3w इज इक्वल टू में आ गया अपने पास में। ये तीन चीजें अपने पास में निकली है, और कुछ बातें बता रखी थी कि m n w और z क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। m n z और w क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए दोस्तों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो n तो नेचुरल नंबर निकल गया, n तो नेचुरल नंबर अपने पास में निकल गया। थोड़ा सा समझो चीजों को, जब n नेचुरल नंबर निकला, तो जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ एक बार के लिए, जो इक्वेशन अपने पास में है, इस इक्वेशन को थोड़ा देखो आप। इस इक्वेशन को देखोगे ना, यहाँ से एक लॉजिकल चीज पता लगेगी, 0.3w बराबर 7। यार जब आपसे बोला है कि w एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और दोनों का सम जो है वो 7 आना चाहिए, तो ये जो w है वो क्या क्या ले सकता हूं, मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। इक्वेशन से वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों का सम आना चाहिए 7, और वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते ना, कोई जीरो आ सकता है यहाँ पे। तो डब्ल्यू जीरो तो आ नहीं सकता। अगर डब्ल्यू जीरो रख देता हूँ सर बोलोगे जेड इज इक्वल टू 7 आ गया, जेड कौन सा, डब्ल्यू कौन सा, जीरो कौन सा नेचुरल नंबर होता है। तो यार जब इस पूरे फंक्शन को मैं नेचुरल बनाऊंगा और इस पूरे फंक्शन को नेचुरल बनाऊंगा, तभी तो अपने पास में नेचुरल नंबर बनेगा, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं। और पॉइंट में तो आ नहीं सकते दोनों दोनों, क्योंकि नेचुरल नंबर है। यहाँ से क्या निकलेगा, तो भैया मैं W को अगर मैं 10 रखूंगा तो ही पॉसिबिलिटी है कि ये नेचुरल नंबर बन जाए, क्योंकि ये पॉइंट तभी हट सकता है। तो जब W को मैं 10 रखूंगा तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। एक और रख सकता हूँ, W को मैं 20 रख सकता हूँ। W को मैं 20 रखूंगा तो 20 इंटू 0.3 मतलब क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो या तो ये 3 बन सकता है या फिर ये 6 बन सकता है। क्या लॉजिकल बात आपको समझ में आई दोस्तों? एक मिनट में इस पूरे फंक्शन को आगे सोल्व करता हूँ आपके सामने, ताकि आप परेशान ना हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, भागो मत ऐसे, थोड़ा टाइम लगाओ चीज़ों पे, ठीक है। तो आपसे क्या, आपने क्या सीखा कि ये नेचुरल नंबर बनना चाहिए। और नेचुरल नंबर कब बनेगा, जब z इज इक्वल टू 10 रखूंगा या फिर z इज इक्वल टू 2। अगर मैं w इज इक्वल टू 10 रखता हूँ और अगर मैं w इज इक्वल टू 20 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो w इज इक्वल टू 10 रखा तो ये क्या बन गया, 3 बन गया, क्योंकि पॉइंट 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 बन जाएगा। तो z क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं w इज इक्वल टू 20 रखता हूँ तो 20 को पॉइंट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। और 6 और 1 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। दो केसेस अपने पास में बन सकते हैं। जब ये दो केसेस अपने पास में बन सकते हैं तो इसको देखते हैं। अच्छा आगे दी इक्वेशन तो दे रखी थी, इक्वेशन तो गिवन है, 4 के बराबर में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख के देखता हूँ, पहले मैं ये केस लेता हूँ, z इज इक्वल टू w वाला केस लेता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बन रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस का देखो 6.5 z की वैल्यू क्या रखी, z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू देखो, जब w इज इक्वल टू 10 रखूंगा तो z की वैल्यू आएगी 4। तो जब 4 रखूंगा यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, 26 बन जाएगा। और प्लस का 2.3 w कितना आएगा, 10 आएगा। जब 2.3 w मतलब 30 बन जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 3 और m क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी। मतलब क्या करना है कि अगर मैं w इज इक्वल टू 10 रखता हूं तो z की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। सिंपल सी बात है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, केस 1। और केस सेकंड क्या हो सकता है अपने पास में, अगर मैं w की वैल्यू 20 रखता हूं तो z की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो m में माइनस का z की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं तो माइनस का 6.5 और प्लस का 2.3 w, तो w मतलब क्या है, 20, तो 46 आ जाएगा यहाँ पे। भाई 20 रखता हूं तो देखो जीरो से तो पॉइंट पर हो जाएगा, फिर तो बचेगा 2, तो 46 बन जाएगा। और इज इक्वल में क्या आना चाहिए, 4। यार जब ये उधर जाके माइनस का बन जाएगा और माइनस का ऑलरेडी पॉइंट्स में आएगा नंबर, तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो एक ही केस पॉसिबल है जहां पे अपने पास में n की वैल्यू तो देखो ऑलरेडी निकल चुकी थी 5, z की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 4, w की वैल्यू यहां से कितनी आती है, 10, और m की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में आती है। तो 4 चीजें अपने को पूछी थी और चारों चीजें हमने निकाल दिया आराम से, चारों चीजें हमने सॉल्व कर दी। कोई दिक्कत आई इसमें, पूछा क्या है,
ए स्क्वायर और एम एन डब्ल्यू जेड ए और प्लस का एन एम जेड इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स का डिफरेंस क्या होगा अपने को बताया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ए स्क्वायर आपको पता ही है, मैंने इसका एम एन डब्ल्यू जेड, चार ही रूट्स है, ठीक है। एम की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू थी 5, ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू आई थी 10, जेड की वैल्यू आई थी 4, और कौन सा बच गया, एम की वैल्यू थी 7। तो सबको रख देते हैं, एन एन कितना है 5, एम कितना है 7, 15, 7 और 4 11, मतलब 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, ये बन जाएगा। इसमें आ जाएगा देखो एन एम और जेड, एन एम जेड है तो इसमें कौन सा नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, 10 नहीं है इसमें खाली, तो 4 और 7 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 10 160, तो 160 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस का, ये सिंपल है ना, माइनस का 26a प्लस का 160 क्या बनेगा, 10 और 16 रूट निकल के आएंगे अपने पास में, और जब 10 और 16 रूट निकल के आएंगे तो आपको पता है कि इनके रूट का डिफरेंस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, सॉरी 6 बन जाएगा, तो 6 वुड बी करेक्ट आंसर। आपको एक धुआंधार क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चंस आप इस अप्रोच से कर लेते हो तो आप यकीन मानिए आप नेक्स्ट लेवल पे हो, ठीक है। वी हैव टू लर्न विद बेस्ट अप्रोच, और जाके चीजें आसान बनती है अपने लिए। ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ये हमारे क्वेश्चंस का लेवल ये है, हमारे क्वेश्चंस का लेवल पढ़ाते 1 घंटे, 1 घंटे में कौन सा मिल, आधे घंटे में एक क्वेश्चन हुआ है ये, मैं डीए ही मान सकते हो इसको, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। इसका एक क्वेश्चन था मेरे को, देखो क्वेश्चंस जो आएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस के, इस टाइप के डीएच के, या फिर इस टाइप का कोई लॉजिक अगर दे रखा होता है उसमें क्वेश्चन थोड़े से इजी साइड पे रहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा आपको। इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा होता है ना, उसके क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन छोटा होता है, उसके क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं। दोनों बड़े जो आते हैं वो छोड़ने वाले, स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप 3-4 करते हो तो आपको पता लग जाएगा, अल्टीमेटली वो अप्रोच आपके दिमाग में बैठ जाएगी। टाइम लगाने से डरो मत, 1 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा सकते हम लोग मेंस, तो पता नहीं क्यों, छोड़ो यार। इन स्क्वायर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, थोड़ा सा इजियर साइड पे सवाल है लेकिन मेंसुरेशन पे बेस्ड है। इन स्क्वायर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 80:2, 80√2 है, मतलब ये अपने पास में क्या है, एक स्क्वायर है। इसका डायगोनल कितना गिवन है, इसका डायगोनल गिवन है 80√2, और मैंने आपको 100 टाइम ये बता रखा है कि जब कोई स्क्वायर के अंदर एक साइड x होती है, दूसरी साइड भी x होती है, तो जो हाइपोटेनस आता है वो कितना आता है, x√2 आता है। ये हमेशा इन दोनों साइड का मतलब इंडिविजुअल देखें तो √2 टाइम होता है, ठीक है। तो अगर यही चीज मैं यहाँ पे लगाता हूँ, आपको पता है √2 टाइम है, आपको पता है कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ये साइड भी कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। वेल द रोम्बस द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल, एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या होता है, इसको जब लात मार के जो ऊपर की जो साइडें होती है उनको ऐसा कर देता हूँ, इसमें साइड चारों इक्वल है, साइड चारों इक्वल, ऐसा कुछ नहीं, साइड इक्वल नहीं, साइड चारों इक्वल है, पर थोड़ा सा हिला दिया इसको, बस डब्बा जो था ना उसको बेंड कर दिया। While the rhombus, the length of its one diagonal is 75% of the length of the other diagonal in the of the same rhombus। भाई आपको पता है जो स्क्वायर होता है ना उसके अंदर दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब इसको बैंड कर दूंगा ना मैं, इसको मैं बैंड कर दूंगा, तो जैसे इसको बैंड करूंगा ना इसके डायगोनल्स का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, ऐसे देखो, ये डायगोनल लंबा हो जाएगा और ये डायगोनल थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ द ईच साइड, अच्छा मतलब while the rhombus the length of the one diagonal is 75% of the length of the other diagonal, और ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, और ये पार्ट इक्वल होता है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है, चारों पार्ट इसके आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के अंदर चारों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, लेकिन इसके अंदर ये हमेशा मतलब बाइसेक्ट करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, जहाँ पे ये फर्स्ट भाग इस सेकंड भाग के इक्वल में होगा और ये फर्स्ट भाग इस सेकंड भाग के इक्वल में होगा, हमेशा याद रखिएगा। लेंथ ऑफ द रोम्बस जो छोटा वाला है वो 75% हो जाएगा बड़े वाले की, तो आपको पता है भैया अगर मैं बड़े वाले को मान लेता हूँ 6, 75% आएगा 6, तो सॉरी छोटा वाला अगर 6 मान लेता हूँ, बड़े वाले कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बड़ा वाला 8 लेता हूँ, देखो ये वाला जो ना 8 लेता हूँ इसको, अगर ये 8 करता हूँ तो दोस्तों ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि पूरा अच्छा है ना। 3 ले सकते थे सर, 3 और 4 भी तो कर सकते हैं, लेकिन भाई बाइसेक्ट नहीं होगा, इसको कैसे बाइसेक्ट 1.5 करोगे, इससे अच्छा ये ले लो यार, इससे अच्छा ये ले लो। आपको पता है जो इसकी साइड है वो तो सेम रहेगी, जब साइड स्क्वायर की साइड अपने पास में 80 थी, तो इसको तो भाई लात मार के अपने ऐसा घुमाया है बस, तो ये साइड भी 80 रहेगी,
तो आपको पता है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के अंदर और स्क्वायर के अंदर जो डायगनल्स होते हैं हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं हमेशा, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल के अंदर बोल सकते हैं कि जो चारों, जो अपने पास में दोनों दोनों जो डायगनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में ऐसा होता है। तो दोस्तों एक कुछ इसके अंदर कुछ देखो ऐसा बनेगा, अगर मैं ये पोर्शन, अगर मैं ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करने की कोशिश करता हूँ तो क्या मिलेगा। देखो कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको, ये कुछ इस टाइप से, जहाँ पे 90 डिग्री में आया, ये इसकी 80 आ गई साइड, ये वाली देखो, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड वो आगे देखो, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली साइड है और ये वाली साइड, ये कितनी है 4 और ये कितनी है 3। तो जब आपको पता है ये बात कि ये जब एक साइड 4 होती है, दूसरी साइड जब 3 होती है और बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। हाइपोटेनस क्या आएगा 5, 5 की वैल्यू 80 है, एक की वैल्यू 16, तो 16 48 और 16 की 64। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, if the length of the each side of the rhombus is equal to the length of the side of the square, then what is the area of rhombus, area of rhombus निकालना है अपने को दोस्तों। भैया जब ये 4 जो है ना खाली, वो कितना बन गया 64 बन गया। अब मैं पूरे इस रोम्बस के अंदर की बात करता हूँ, देखो थोड़ा समझना है इस चीज को। ये इसका पहला डायगोनल था और ये इसका दूसरा डायगोनल था, समझ रहे हो। ये देखो ये वाला 4 है खाली, ये वाला 4 है, थोड़ा समझना, ये वाला 4 इतना इतना 4 है, यहां से लेकर यहां तक 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी 64 आई, तो पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो पूरा डायगोनल D1 है इसका, ये D1 मान लेता हूँ पूरा, तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 128 आ जाएगी। जो डायगोनल है पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 आ जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी टाइम में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर दूसरे की बात करते तो आपको पता है 48 था, ये इतना सा 48 था ये वाला, तो पूरा कितना बन जाएगा 96। तो डायगोनल जो D2 था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। कोई दिक्कत है। हमेशा याद रखिएगा जो रोम्बस का जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होता है 1/2 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2, जो इसके फुल डायगोनल है इनका मल्टीपल। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 क्या है अपने पास में 128, और डायगोनल 2 अपने पास में क्या है 96। तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलो 64 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6400 माइनस का 256 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 144, 6144। तो नॉन ऑफ दिस राइट आंसर। देखो ऐसे अगर 64 को 96 से मल्टीप्लाई करो, 64 को देखो ऐसा करो, 64 को अगर 100 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6400, माइनस का 64 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 256 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर घटाऊंगा इसमें से 400 में से जब 256 घटाऊंगा तो 144 बचेगा, तो 6144 आपका क्या आना चाहिए, रोम्बस का एरिया आना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस आना चाहिए। ये अपने पास से बोल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या है 6144। इसका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा था, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे याद है सारे के सारे आंसर। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, लॉजिक पकड़े, कुछ नया सीखा, फॉर्मूला अगर याद भी था तो रिवाइज भी कर लिया, तो चीजें सिखा के कुछ जाएगी, डेफिनेटली बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट अगला क्वेश्चन इज टेलिंग अस, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, नंबर चीज नहीं करेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो ये करते हैं, ये डीआई है, काफी अच्छा, काफी लॉजिकल, काफी शानदार डीआई है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैं तब तक डेटा चेक कर लेता हूँ क्या प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया, ऑलरेडी मेरे को बहुत टाइम लग गया था। नहीं
ठीक है दोस्तों, थोड़ा पढ़ो इसको, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्या बेस्ट तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ये 2-3 क्वेश्चंस भी है अपने पास में, तो एक काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड लेवल का डीए मान सकते हो आप इसको। थोड़ा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। थ्री पर्सन है ए बी सी, ए बी एन सी है, आर वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट, पी क्यू आर पे काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन ऑन ए प्रोजेक्ट इज डिफरेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब इसने बोला 3 पर्सन काम कर रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट है पी क्यू आर पे, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट होनी चाहिए एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल पी पे काम कर रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी डिफरेंट होगी। और क्यू पे अगर वो साथ में काम करें तो जहां पे मान लीजिए कि ए की एफिशिएंसी पी के अंदर मान लीजिए 5 थी, तो क्यू के अंदर वो 5 नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट होगी। समझे बात को? मैंने क्या बताया कि पी क्यू आर 3 प्रोजेक्ट है और ए बी सी 3 बंदे हैं। मान लीजिए ए की जो एफिशिएंसी थी जब वो पी पे काम कर रहा था, पी मान लीजिए कोई घर बना रहा था, उस पर जब काम कर रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो था 5, 4 और 3। ठीक है, जरूरी नहीं है ये बात कि जब वो क्यू पे काम करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 5, 4 और 3 आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे एफिशिएंसी 3 से काम करे, यहाँ पे 2 से काम करे, यहाँ पे 1 एफिशिएंसी से काम करे, एबीसी। हो सकता है जब आर पे शिफ्ट हो जाए तो आर थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, थोड़ा सा माइनिंग वाला काम है, तो आर पे कुछ ज्यादा डिफिकल्टी फील हो, ये 4, 2 और 1 हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। एफिशिएंसी चेंज हो सकती है काम के हिसाब से, आपको पता होना चाहिए। टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी। अब इसको मैं देखो कैसे बनाता हूँ, क्योंकि 3 प्रोजेक्ट है और 3 आदमी है, डिफरेंट होना चाहिए, तो मेरे को टेबल कुछ याद आ रहा है, कुछ इस टाइप से, इस टाइप के सवालों को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखना थोड़ा सा देखना। पी है, क्यू है, आर है, और ये है ए बी और सी, 3 बंदे। समझ आई बात आपको? 3 बंदे ए बी सी। तो ये आपने चीज देखी होगी, टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी। जब वो पी पे काम कर रहे होते हैं, ए और बी, कौन? ए और बी की बात कर रहे हैं मैं भी यहाँ पे। जब ए और बी दोनों पी पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो मतलब कितने देर में कर सकते हैं अलोन पी, अकेले काम को कितने देर में कर सकते हैं? एम और एम माने 6 डेज में। तो जब पी वक्त पे काम कर रहे हैं, पहले मैं पी की बात करूंगा, सिर्फ पहले मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। तो जब पी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो ए को टाइम कितना लगता है? ए को टाइम लगता है दोस्तों एम, और बी को टाइम लगता है एम माइनस का 6। तो ए को लगता है एम और बी को लगता है एम माइनस का 6। कोई दिक्कत इसमें? While the time taken by A and C alone to finish the project P is n minus का 6 और n plus का 12। लेकिन जब वही सेम P पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अभी P चल रहा है, प्रोजेक्ट अभी P चल रहा है, लेकिन जब प्रोजेक्ट P पे A और C मिलके काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट P को कितनी देर में कवर कर लेते हैं? n माइनस, अच्छा, n माइनस का 6 और n प्लस का 12। तो मतलब है जो अगर A और B काम करते हैं तो ये n दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और लेकिन जब A और C काम कर लेते हैं तो किसमें? n माइनस का 6 और n प्लस का 12। भैया कौन किसके साथ में काम कर रहे, से फर्क थोड़ी पड़ता, आपको ये फर्क पड़ता है ना कि यार जब ए और सी अकेले काम को आपको पता है n माइनस का 6 में और n प्लस का 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और ए और बी इस काम को m डेज में और m माइनस का 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई बात तो एक ही है ना भाई, ए को कितने दिन लगने चाहिए प्रोजेक्ट पी को कंप्लीट करने में, वो तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट पी जब भैया आदमी ए जब सी के साथ में काम करेगा तो सी थोड़ा सा ऐसा होता है कि भैया वो होता है ना कि एक मछली सबको खराब कर देती है, वैसा कुछ है कि सी के साथ में काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या फिर कम डेज लगेंगे, ज़्यादा डेज लगेंगे। या फिर जब बी के साथ में काम करेगा, बी कोई एप्पल है मान लीजिए, कोई रिचर्ड मिल कंपनी की एप्पल है, उसके साथ में काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। टाइम तो सेम लगेगा, एक को पहली कंडीशन में एम टाइम लग रहा था, दूसरी कंडीशन में एन माइनस का 6 टाइम लग रहा था, टाइम तो सेम लगेगा काम पूरा करने में। तो हम बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू किसके इक्वल में है? एन माइनस का 6 के इक्वल में है, एन माइनस का 6 के इक्वल में है। तो एम, देखो यहां से क्या बोल सकता हूँ, 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन माइनस का एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्स्ट कंडीशन क्या मिली? एन इज इक्वल टू एम माइनस का 1 मिलेगा, ये फर्स्ट कंडीशन मिली। टाइम टेकन बाय बी एंड सी अलोन टू फिनिश द प्रोजेक्ट क्यू। जो बी और सी जब काम करते हैं प्रोजेक्ट क्यू पे, इस बार प्रोजेक्ट क्यू की बात हो रही है, तो कितना नहीं लगता है? एम माइनस का 3 और एन माइनस का 12। तो ये लगेगा एम माइनस का 3 और एन माइनस का 12, ये लगेगा।
बी और सी की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट क्यू की बात कर रहे हैं। समझे बात को? डेज वाइल टाइम टेकन बाई ए एंड सी अलोन टू फिनिश द प्रोजेक्ट क्यू इज एम माइनस का 2। अगर ए के साथ में काम करता है तो प्रोजेक्ट कितना, इसको टाइम कितना लगेगा, एम प्लस का 2। देखो दिया है ना, इस प्रोजेक्ट क्यू एम माइनस का 2, एम प्लस का 2 और 30 माइनस का एम। ए और सी की बात कर रहे हैं, ए को लगेगा एम प्लस का 2 और सी को लगेगा अलोन कैन फिनिश द प्रोजेक्ट 30 माइनस का एम। तो सी लगेगा 30 माइनस का एम, ये ऑब्लिक आएगा। तो आपको पता है कि भैया प्रोजेक्ट क्यों पे काम कर रहे हैं। सी को पहली कंडीशन के अंदर तो लग रहा है एन माइनस का 12 दिन और दूसरी कंडीशन में लग रहा है 30 माइनस का एम डेज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 30, लेट मी चेंज द पेन, व्हाइट व्हाइट पूरा व्हाइट व्हाइट हो रखा है यार। 30 यहाँ लिख देता हूँ, 30 माइनस का एम वाला इज इक्वल में किसके आ जाएगा, एन माइनस का 12। कोई दिक्कत समझे आप यहाँ से? तो दोस्तों जब ये इधर जाके इसमें ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 42 इज इक्वल में ये उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो एन तो ऑलरेडी था, प्लस का बन जाएगा एम। और ऑलरेडी अपने पास में ये आ रखी है क्या, एन और माइनस का एम। ये किसके बराबर में, 6 के बराबर में। आपको पता है जब m पॉजिटिव है n नेगेटिव है घट जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। जब यहाँ से n की वैल्यू 24 आएगी दोस्तों तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। जहाँ जहाँ पे डिमांड है वहां रख देते हैं एक बार के लिए। तो चलो यहाँ पे रखते हैं। तो n माइनस का 6 था या फिर m था, m की वैल्यू कितनी 18 है, m की वैल्यू कितनी 18। कोई और पेन चला सकते हैं इसमें हम लोग, अलाउड है क्या हमें चलाना? चलो m था 18 आ जाएगा और m माइनस का 6 मतलब 12 आ जाएगा और n प्लस का 12 मतलब n तो कितना है 24 और 24 प्रकार कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, m प्लस का 2 मतलब 20, m तो 20 है, 20 प्लस का मतलब m 18 है तो 20 हो जाएगा ये। और m माइनस का 3 मतलब 15, m 18 माइनस का 3 15। और ये चाहे किससे भी कर लो, 30 माइनस का m कर लो चाहे n माइनस का 12 कर लो। जब 30 माइनस का m करोगे तो 30 माइनस का 18 करोगे तब भी 12 बचेगा और 12 24 माइनस का 12 करोगे तब भी 12 बचेगा। तो 12 यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब इसको 12 डेज लग रहे हैं। ये जो अपने पास में डेटा निकल के आए हैं ना दोस्तों, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट पी को पूरा करने में ए को दिन लग रहा है 18, प्रोजेक्ट पी को पूरा करने में बी को दिन लग रहा है 12 और प्रोजेक्ट पी को पूरा करने में सी को टाइम लग रहा है 36 दिन। और वही जो तीनों पर्सन है वो किसी प्रोजेक्ट क्यू पे काम कर रहे हैं और जब वो प्रोजेक्ट क्यू पे काम करते हैं तो उनको क्यू को पूरा करने में लगता है 20 दिन, बी को क्यू को पूरा पूरा करने में लगता है 15 दिन और जब सी प्रोजेक्ट क्यू पे काम स्टार्ट करता है उसको लगता है 12 दिन। इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें किसी टाइप कोई दिक्कत आपको आई? मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। चलिए m और n का तो काम खत्म होता है यहाँ पे। आगे क्या बोला आपसे, टाइम टेकन बाई ए बी सी अलोन टू फिनिश द प्रोजेक्ट आर। ठीक है, जो ए बी और सी अलोन टू फिनिश आर कितना लग रहा है एस माइनस का 10 डेज। मतलब है प्रोजेक्ट आर पे शिफ्ट करते हैं तीनों के तीनों, तो ए को अलोन पूरा करने में एस माइनस का 10 डेज लगते हैं। कितना, एस को मैं एक्स ले लेता हूँ यार, एस थोड़ा सा 5 जैसा लगता है, तो एक्स माइनस का 10 डेज और लगा 30 डेज। ओके, तो फिक्स ही आ गया अपने पास में और ये आ गया एक्स माइनस का 5 डेज। ये इसको टाइम लगता है पूरा दिन में। टाइम टेकन बाय ऑल 3 पर्सन टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी एंड आर इज टी और टी माइनस का 1। ओके, टाइम टेकन बाय ऑल 3 प्रोजेक्ट टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी एंड आर इज टी और टी माइनस का 1। ठीक है, देखो जब टाइम टेकन बाय ऑल 3 पर्संस मतलब ए बी सी की बात कर रहे हैं, टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी एंड आर, जब तीनों मिलके पी पे जब काम करना स्टार्ट करते हैं, पी अपने पास जो काम था इस पे जब तीनों मिलके स्टार्ट करते हैं, कौन ए बी और सी तीनों मिलके जब काम स्टार्ट करते हैं तो जितने दिन में काम पूरा होगा उसको टी बोलेंगे। क्योंकि बोला देखो टाइम टेकन बाय ऑल 3 पर्सन टुगेदर, टुगेदर की बात कर टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी एंड आर इज टी एंड टी माइनस का 1। तो टी हम निकालेंगे पहले, फिर हम आर की बात करेंगे। ये आर को जब तीनों मिलकर पूरा करते हैं कितना टाइम लगता है। सर आपको पता है, मैं पी की एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेता हूँ, पी की कैपेसिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, पी को पूरा करते हैं तो आपको पता है ए को दिन कितना लगता है 18,
बी को लगता है 12 और सी को लगता है 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 36 आ जाएगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए की 2, इसकी आ जाएगी 12 और इसकी आ जाएगी 1। ठीक है, जब तीनों मिलके इस पी प्रोजेक्ट की मैं एफिशिएंसी मान लेता हूँ 36, इसकी है 36। जब तीनों मिलके इस 36 काम को पूरा करते हैं तो 3 2 5 और 1 6 तो आ जाएगा। तो मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? टी की वैल्यू क्या आ गई? 6 दिन आ गई। टी की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? 6 दिन। तब यहाँ से बोल सकता हूँ कि टी क्या आ गया अपने पास में? 6 आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली इसने? ऑल 3 पर्सन्स टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट आर, आर को पूरा करते हैं तब टाइम कितना लगता है? टी माइनस का 1। मतलब इसका क्या है? तो तीनों प्रोजेक्ट मिलके, तो तीनों आदमी मिलके, सॉरी, प्रोजेक्ट आर पे काम करते हैं तो उनको 5 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि टी माइनस का 1 है और टी 6 माइनस का 1 5, 5 दिन का टाइम लगता है। कब? जब प्रोजेक्ट आर पे ए काम करता है, बी काम करता है, उसके तीनों मिलके काम करते हैं, तो कितने लगते हैं? 5 डेज उसको लगते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से पता है, तीनों मिलके काम करते हैं। जो तरीका देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तरीके की, वो तरीका वहां पे लगाओ। तो मुझे पता है जब न्यूमेरिकल फॉर्म आती है और जब तीनों को मिलके काम पूरा करने में, इंडिविजुअल दिया हुआ है कि इसको ए को पूरा करने में लग रहा है एक्स माइनस का 10 डेज, बी को पूरा करने में लग रहा है 30 डेज और सी को पूरा करने में लग रहा है एक्स माइनस का 5 डेज, तीनों को मिलके पूरा करने में लग रहा है 5 दिन। तो क्या तरीका हो सकता है भैया? एफिशिएंसी का उल्टा कर, टाइम का उल्टा कर दो, ए बटे एक्स माइनस का 10। ठीक है, तो ये जाएगा प्लस का 1/30, इसको करने में पहले आ गया एक्स माइनस का 10 आ गया, 1/x माइनस का 10, और बट्टे में आ गया फिर 1/30, फिर आ गया सी, तो 1 आ गया एक्स माइनस का 5 इज इक्वल में 5 डेज का टाइम लग रहा है, तो आ जाएगा 1/5। तरीका पता है सबको? तरीका पता है सबको? ये 30 जब उधर जाएगा घट जाएगा ना इसमें से, 30 माइनस का 5 35 बट्टे, उधर लेके चले जाओ, यहाँ से हटा दो। ये तो क्या बन गया? 1/x माइनस का 10 और प्लस में आ गया 1/x माइनस का 5। तो उसमें से 30 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आपको पता है 6 बार, 6 माइनस का 1 5 बट्टे, अरे 6 माइनस का 1 इंटू 1 मतलब 6 आ जाएगा। 5/30 आएगा ना, 6 माइनस का 1 आ जाएगा, 5/30 मतलब 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और जब 1/6 आएगा तो क्वालिटी की इक्वेशन बना दो या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मैं x की वैल्यू 12 लेता हूँ, इससे तो बड़ी आएगी, देखो x की वैल्यू 10 से बड़ी आएगी, यहाँ पे इतना पता होना चाहिए। ये x माइनस का 10 है, तो अगर मैं 11 लेता हूँ, क्वालिटी इक्वेशन बना दो, कोई बड़ी बात इतनी है नहीं। तो कॉपी किया, इनपुट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं दोस्तों, आपको पता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ से? x माइनस का 5 प्लस का x माइनस का 10 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपको पता है? x माइनस का 10 और यह आ जाएगा x माइनस का 5 इक्वल में है 1/6। थोड़ा सा अगर और सोल्व कर लेता हूँ ऊपर से तो क्या मिल जाएगा? 2x माइनस का 15, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो 12x माइनस का 6 पंजे 15 से 120, नहीं 15 से 90, 12x माइनस का 90 इज इक्वल में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो x माइनस का 10 और यह जाएगा x माइनस का 5। कोई दिक्कत है? तो 12x माइनस का 90 इज इक्वल में देखो मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर और यह जाएगा 5x माइनस का 5x, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 10x, और जब मैं 10 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? एक्स स्क्वायर तो पढ़ा ही है उस साइड में, कोई दिक्कत नहीं। 12 प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो ऑलरेडी कितना था? 15, और ये 12 और आ जाएगा तो माइनस का 27x बन जाएगा, एक्स का काम भी खत्म। अब ये माइनस का 90 उधर जाके प्लस का 90 बन जाएगा, तो ऑलरेडी तो 50 था तो 140 बन जाएगा। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 140। तो क्या बन सकता है यहाँ से? 140 से क्या कर सकता हूँ? 7, 20 7 कर लो ना, रूट्स क्या निकल के आएंगे? 20 और 7 निकल के आएंगे। ये मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 20 और 7 निकल के आएगी। लॉजिक समझ में आया? x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 20 और 7। तो आपको पता है x की वैल्यू जब 7 रखूंगा यहाँ पे इसमें, तो क्या 7 आ सकता है? पॉसिबल। 7 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्या माइनस का 3 लगेगा काम पूरा करने में? मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 20 बन जाएगी। सिंपल बात है। तो जब मैं 20 रखूंगा इसकी जगह, 20 माइनस का कितना था? 10 था, 10 बन जाएगा, और ये 30 है ऑलरेडी, और 20 माइनस का 5 मतलब 15 बन जाएगा।
तो इनको इंडिविजुअली इतना इतना दिन लग रहा है काम को पूरा करने में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रोजेक्ट पी की बात कर लेते हैं। तो कर ली अपन ने, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 2 है, 3 है और 1। एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में। प्रोजेक्ट क्यू के इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात करूँ तो आपको पता है टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20-15। टोटल वर्क तो निकाल सकते हैं ना, 90-180 आ जाएगा ना। 180 अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 60 आ जाएगा ना यार, 60 कर सकते हो। तो 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, एफिशिएंसी। ये कोने वाली जो एफिशिएंसी है, तो इनकी जो वर्क आ जाएगा 30 आ जाएगा। आपको पता है एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये तो पूरा पूरा टाइम लग रहा है। एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 1 और 2, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखो थोड़ा समझो इसको, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी, ठीक है, इन आर। वन डे में 24 घंटे होते हैं, आपको पता है। डिफरेंस निकालना है अपने को, टाइम टेकन बाय ए एंड बी जब टुगेदर फिनिश करते हैं प्रोजेक्ट पी को, तो आपको पता है प्रोजेक्ट पी की पूरी कैपेसिटी कितनी, 36 की। और ए और बी मिलके काम करेंगे, तो ए और बी मिलके काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3, 5 एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो डेज का आ जाएगा टाइम, या डेज आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डेज आ जाएगा, क्योंकि ऊपर सब कुछ डेज में गिवन था ना, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करो, फिनिश द प्रोजेक्ट पी एंड आर, नहीं, टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट पी एंड प्रोजेक्ट आर। अब आपको पता है आर के अंदर 30 है पूरा, यहाँ कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया, पहला डेज 36/5 आ गया। और दूसरा क्या आ सकता है, आर प्रोजेक्ट कितना है, 30 है, और 30 के बट्टे में क्या आएगा, जब ए और बी मिलके काम करते हैं, तो ये रहा 3 और ये रहा 1, 4 आ जाएगा। तो 30/4 मतलब 7.5 बोल सकता हूँ। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 7.2 आ जाएगा, 7.2 और 7.5 घंटे। डेज आ रहा है, घंटे नहीं है, डेज है। तो डेज कितना निकल के आएगा अपने पास में, डेज कितना निकल के बचेगा, पीछे डेज का गैप कितना बचेगा, तो 0.3 डेज का, मतलब बोल सकते हो 3/10 डेज का गैप बचेगा, 3/10 डेज। अब आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि डेज को अगर घंटों में चेंज करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। 10/3 डेज है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो 24 कन्वर्ट कर दो। 5 बार और 12 बार 36, 36/5 मतलब 7.2 घंटे। तो 7.2 घंटे वुड बी करेक्ट आंसर, इनका डिफरेंस आ जाएगा 7.2। एक ब्यूटीफुल लॉजिक आपको समझ में आया इस क्वेश्चन का। कुछ और है क्या इस पे, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार के लिए। नहीं, अलग है। ये है, हाउ मच, फाइंड दैट हाउ मच टाइम बट हाउ मच हो गया, ले भाई, ठीक है। फाइंड क्या बोला है, फाइंड दैट हाउ मच टाइम पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्यू विल बी डन बाय ए एन सी टुगेदर इन 3 डेज। क्यू ने 3 दिन के अंदर, क्यू का जो पोर्शन था, मान लीजिए क्यू का पोर्शन कितना निकाला था अपन ने, यार थोड़ा रात में दिमाग कम चलने लग जाता है, अभी 12:30 हो रहे हैं, 60। क्यू का जो था वो 60 हो रहा है, ठीक है। क्यू का कितना, 60 है। फाइंड हाउ मच पार्ट ऑफ द क्यू विल बी डन बाय ए एन सी टुगेदर इन 3 डेज, ठीक है। ए एन सी में, अब आपको पता है प्रोजेक्ट क्यू की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्यू के अंदर ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की है 3 और सी की कितनी है, 5। तो 5 और 3 8, एफिशिएंसी आ जाएगी ए और सी की 8, 8 या 24, तो 24/60, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, मतलब 40% काम। ये 2/5 कर लो, एक ही बात, एक ही बात है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, एक बेसिक सा मान सकते हो और एक लॉजिकल सा थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, जिसको करने में मुझे काफ़ी इंजॉयमेंट मतलब फील हुआ। आई थिंक आपको भी हुआ होगा। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सभी, दिमाग लगाओ इसमें। चलो दोस्तों, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। काफ़ी मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर का हो सकता है या फिर 2 नंबर का भी हो सकता है। 2 पर्सन है ए एंड बी, वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को विद इनिशियल कैपिटल ऑफ डैश एंड 4,000 रुपये। चलो, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। इनिशियल कैपिटल लेता हूँ मैं 6,225, ठीक है, और कितनी है, 4,000 रुपये।
रिस्पेक्टिवली लेते हैं। आफ्टर डैश मंथ मतलब आफ्टर 1 मंथ के बाद में सी ज्वाइन करता है विथ देम विथ इनिशियल कैपिटल ऑफ 6,000 रुपये। इसके बाद में 1 महीने बाद में सी आता है 6,000 रुपये की इनिशियल कैपिटल के साथ में आता है। एट द एंड ऑफ 10th मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ए लेफ्ट द बिजनेस, मतलब ए ने 10 महीने बाद में काम छोड़ दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर टोटल प्रॉफिट जो है ना अर्न बिजनेस का कितना है 58,750 है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ठीक है। फिर शेयर ऑफ सी कितना है 1250 मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है, ये आपका ज्यादा है इससे। चलिए ये हम देखते हैं। तो आपको पता है कि बी ने स्टार्ट किया था, बी ने पूरे 12 महीने तक काम किया और सी 1 महीने बाद आया था, देखो दिया ना कि फ्रॉम द सी आफ्टर डैश मंथ, आफ्टर डैश मतलब 1 मंथ बाद में सी ज्वाइन करता है विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 6,000 रुपये, तो मतलब ये 11 महीने तक काम करेगा। 1 मंथ के बाद में है तो 11 महीने तक काम करेगा। जो कट रहा है उससे काटने की कोशिश करते हैं, पहले हम लोग कट रहा है उससे काटने की कोशिश करते हैं। 25 से कितनी बार जाएगा, देखो अगर मैं इसको 25 से काटूं, हाँ 25 से कितनी बार जाएगा, ये कटेगा 25 से कितनी बार कटेगा, चेंज द पेन, ठीक है। काट दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 240, 248 और 249, ये 249 टाइम कटेगा। आगे 10 तो पड़ा ही है। 25 से कितनी बार कटेगा, 160 बार कटेगा, ठीक है। 25 से कितनी बार कटेगा, 240 बार कटेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत है इसमें। 249 और अगर ये 3 से काटो वापस और 3 से देखो ये कटेगा 80 टाइम, 10 पड़ा ही आएगी। 3 से कटेगा 4 बार, 60 × 4 आ जाएगा और 3 से कटेगा 80 × 11 आ जाएगा। अभी कट रहा है किससे, 10 से कट सकता है ना, ये इससे कट गया, देखो इससे कट गया, इससे कट गया, क्या बच गया पीछे, 83, 64 और 88। टोटल प्रॉफिट ये है अपने पास में। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 का, 5 का डिफरेंस आ जाएगा। हम करेंगे 12, 15, एक आ जाएगा 16, 23, 235, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 25 बार जाएगा शायद ये ना, तो 5 से देखते हैं कितनी बार जाएगा, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, ठीक है। और 5 से कितनी बार जाएगा 47 टाइम। 47 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे तो देखो 20, 25 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, देखो 25 सा कुछ लग रहा है, ठीक है। 35, 3, 30, 94 आ जाएगा, ठीक है। 5, 7, 11, 1170 आ जाएगा, तो मतलब ये कितनी बार जाएगा 25 टाइम जाएगा। 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 125, जीरो आगे पड़ा ये, तो 1250, तो पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। तो सेम सीक्वेंस में अगर सेकंड के साथ में देखूं तो क्या मिलेगा अपने को, थोड़ा लेंदी हो सकता है, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। ए आया, बी आया, सी आया, ठीक है। कितने के साथ में आया ये 50, 75 के साथ में 50, ठीक है। इसने 10 महीने तक काम किया। फिर अपना बी तो 4,000 रुपये के साथ में है ही, उसने 11 महीने तक। और सी कितना 6,000 रुपये के साथ में ही, उसने कितना, नहीं ये पूरा 12 तक काम करेगा ना, और ये पूरा क्या, ये देखो ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये वाला और ये वाला तो सेम रहेंगे, लेकिन ध्यान देना 5 महीने बाद में, अच्छा आफ्टर 5 मंथ, मतलब आफ्टर 5 मंथ के बाद में सी ज्वाइन करता है। अगर 5 मंथ के बाद में सी ज्वाइन करता है इसका मतलब वो नेक्स्ट 7 महीने तक काम करेगा। भैया इसने क्या बोला, ये तो है इन्वेस्टमेंट जिसके साथ में ए आया रिस्पेक्टिवली आफ्टर डैश मंथ, मतलब आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर मंथ सी ज्वाइन देम विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 6,000, तो मतलब सी अगर 5 महीने बाद आया तो सी 12 महीने तक काम करेगा, तो 7 महीने तक काम करेगा लास्ट। देखो दोस्तों काटते हैं इसको, 10 से कट जाएगा, फिर इसको 25 से काटूं कितनी बार कटेगा, 203, 25 से कितनी बार कटेगा, ये तो कट गया देखो लास्ट में, ठीक है। 16 × 12 अभी भी है। 25 से कितनी बार कटेगा 4, 24 × 7 अभी भी है। 7 से कट रहा है, बाकी आगे नहीं कट रहा, तो कुछ और तरीका है 203, चलो कोई बात नहीं। 58,750 बट्टे में है, 22,
168 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास 160, 32 192, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 203। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो इसने बोला है कि सी का जो प्रॉफिट है ना, देखो प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एंड सी का प्रॉफिट है 1250 ज्यादा होना चाहिए ए से, यहाँ पे तो प्रॉफिट कम आ रहा है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं आगे देखूं इसको, ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 4500 है। ठीक है, और सी आया 4 महीने के बाद में, तो सी 8 महीने तक काम करेगा। ठीक है, और ये 10 महीने बाद में छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं देखो, मैं लास्ट के 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इसमें भी 2 जीरो चले गए, अभी 5 से काटूंगा 9, और 5 से काटूंगा 25 से नहीं, 5 से काटूंगा 10 से कट सकता है ना, ये 450 है तो 45 बचेगा, 10 से कटेगा तो ये 4 बार 48 बचेगा, और ये 10 से जब कटेगा तो आपको पता है 48 बचेगा। 3 ज्यादा है इसका प्रॉफिट, 3 ज्यादा है इसका प्रॉफिट, किससे ज्यादा है, 48 96। ठीक है, 96 और 45 कितना हो जाएगा, 141। ये कटेगा कितनी बार, 141 ही आएगा, 16 5 21, 21 2 आ जाएगा 12, 141 आ जाएगा। ठीक है, 15 बार कटेगा ना ये, 15 थी 45 नहीं, 15 बार कैसे कटेगा, 14 चौके 56। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार के लिए, तो क्या आएगा देखो, 4 ये आएगा ना, तो कितना बचेगा पीछे, और इसको 5 से 45 इंटू 3, ये 45 टाइम जाएगा ना दोस्तों, 45 टाइम जाएगा ये। अगर 45 को देखो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं वापस से, 45 को अगर 141 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा देखो, 5 70 आ जाएगा। ठीक है, 4 56 आ जाएगा, 5 4 11, अच्छा ये जा रहा है क्या, ज़्यादा जा रहा है इसमें, 5 है 4 है, अरे यार नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों अलग हो रहा है, मतलब 45 टाइम तो नहीं कट रहा, 40 से ऊपर जा रहा है फिर यार, 40 से करता हूँ तो 4 56 ये आ रहा है अपने पास में, सी तो होना चाहिए आफ्टर 4 मंथ बाद में, तो 8 महीने बाद तक काम करेगा, 4500 है, और 4000 है, और फिर 6000 है, ये आई अपन ने, Let me just check. दस है, ये 12 है इसका, 4 महीने बाद में है तो 8 है। ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा, कैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ देखो भगवान, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, भी 2 जीरो कट जाएगा पीछे वाला। ठीक है, 45 इंटू 5 यहाँ पे है, 40 इंटू 6, और पीछे बच गया 60 इंटू 4, और कैलकुलेट करते थोड़ा सा, कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा देखो, 9 बार 5 से कटेगा, 8 बार 5 से कटेगा 12। ठीक है, 9 पंजे 45, 8 छक्के 48, और 12 चुके सेम ही आ रहा है ना, कोई डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा। तो 58,750 के बट्टे में आ जाएगा देखो, 16 5 21 2 जाएगा ना, 12 141 सही तो है। और इनका डिफरेंस जो है वो 3 है, इससे 3 ज्यादा है, ये 3 से इसको काट दो, 4 से 12 7 के 47, तो 47 को अगर मैं 47 को अगर मैं इससे भाग लगाऊं तो 141 125 आ रहा है, या तो इसका मतलब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, 125 अगर 47 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब ये आ जाना चाहिए अपने पास में, 35 3 है 84 87, ये आ जाएगा अपने पास में 500। ठीक है, 5 7 8 और 5 सही तो आ रहा है, मतलब तीसरा क्या है, सही है। और वही सेम फोर्थ आपको चेक करना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, नॉर्मल है, नॉर्मल है। कोई दिक्कत लगा आपको, कोई दिक्कत इसमें लगा आपको, मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, बाकी देखते हैं। सही है, तो एक लॉजिकल सा एक शानदार सा डीए लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डीए होगा वो, मजा आएगा काफी डीए सॉल्व करने में आपको।
चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसको आराम से। क्या क्या कुछ लैंग्वेज दे रखी है इसमें, थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लॉजिकल है और बहुत मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने में ना। अभी आई थिंक सही दिख रहा होगा आपको। पढ़ो इसको पूरा अच्छे से, उसके बाद में बताओ कैसे करना है इसको। नहीं यार, मैं खुद ही लेट आया था रात को। ठीक है, रीड द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन हमने को बताने। पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ये पेस्टिसाइड है, देखो पाई चार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बैग्ड, ये पेस्टिसाइड का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइप से। ठीक है, ये दे रखा है अपने को, कितने परसेंट उन्होंने पेस्टिसाइड को बैग किया। उसके बाद में क्या दिया, टेबल शो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ केक्स बैग्ड ऑन द शॉप ऑन दीज डेज। ये केक जो बैग करे गए, ठीक है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव है, ध्यान देना आपने। ऑन मंडे को गिवन है, और फ्रॉम मंडे टिल ट्यूसडे गिवन है, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक गिवन है, और फ्रॉम मंडे टिल वेनेसडे, मंडे से लेकर वेनेसडे तक गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्यूमुलेटिव है पूरा पूरा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे तक। अगर बात करूँ तो ऑन थर्सडे है ओनली, ये ओनली थर्सडे है, और फिर यहाँ पे बोला ये फ्रॉम वेनेसडे टिल फ्राइडे, वेनेसडे से लेके फ्राइडे तक है, ये पूरा पूरा इस टाइप से क्यूमुलेटिव ये दिया हुआ है। और आगे दिया रेशियो द नंबर ऑफ द केक एंड पेस्टिसाइड बेक्ड ऑन फ्राइडे टू द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बेक्ड ऑन फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे, वो 3:5 गिवन है, जहाँ पे एम एन और सी क्या है, नेचुरल नंबर है अपने पास में, एम एन सी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं पेस्टिसाइड की बात करूं, अगर मैं देखो चीज बताता हूँ मैं आपको, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो ये पाई चार्ट्स बनाते हैं ना, पाई चार्ट्स के अंदर वैल्यू पुट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पाई चार्ट को थोड़ा देखो, आप थोड़ा पाई चार्ट को देखो। जब पाई चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है, देखो अपने आप देखते ही पता लग जाता है कि 15C है, ये 20 है, ये लगभग लगभग 12% है, ये है 2C, और ये है 3C प्लस का 2, मतलब है जब आपने इस 2C को देखा, पाई चार्ट मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, पाई चार्ट को देखने का तरीका क्या होता है, ये 2C से बड़ा नहीं लग रहा है क्या अपने को, है ना, 2C से बड़ा लग रहा है, सॉरी 12 से बड़ा लग रहा है ना, ये 12 से बड़ा लग रहा है, और जब ये 12 से बड़ा लग रहा है तो दिखने में तो बड़ा लग रहा है, और एक्चुअल में बड़ा भी होगा, ध्यान देना, एक्चुअल में ये बड़ा भी होता है, दिखने में बड़ा लग रहा है, ये बड़ा होगा एक्चुअल में, एक्चुअल में ये बड़ा होता है, क्योंकि पाई चार्ट वहाँ पे डेटा फिट करते हैं, डेटा फिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक निकल के आता है, पाई चार्ट ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल के आता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो यार आपको देखो चीज नोटिस करनी होगी, ये जो 2C परसेंटेज है ना, 2C परसेंटेज वो किससे बड़ा है, 12 से बड़ा होगा। 2C परसेंटेज जो है, मैं इसको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ उसको सॉल्व करने का, वो क्या है, 12 से बड़ा होगा, डेफिनेटली 12 से बड़ा होगा। ठीक है, और जब 2C 12 से बड़ा होगा, और पूरा का पूरा जो अपने पास में 100% आएगा, देखो 15 20 25, सॉरी 15 और 20 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा, 45, 47, 47 पीछे कितना बच गया, ये कितना बच गया, 3C प्लस का 5M और प्लस का 2C, मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5C प्लस का 2M जो है वो किसके इक्वल में होना चाहिए, 55X के, मान लेते हो 100X है पूरा का पूरा, ये क्या 100X है, ठीक है।
यहाँ पे 5c और 2m किसके इक्वल में आना चाहिए? 55x के, क्योंकि देखो 15 और 20 तो 35 हो गए, 35 और 12 किसके बराबर में हो गए? 47। तो पीछे 53 बचना चाहिए ना, 53x आना चाहिए, इसके इक्वल में होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है ना? लेट मी जस्ट एडजस्ट इट, होना चाहिए इसके इक्वल में। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि जो 2c का जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 12 से बड़ा होना चाहिए, ये 12 से बड़ा होना चाहिए। और जब ये 12 से बड़ा होगा दोस्तों, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, जब ये 12 से बड़ा होगा तो c की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? मुझे बताओ, c की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 7। 14 आएगा। देखो c अगर मैं 6 रखता हूँ तो 12 ही रह जाएगा, तो 12 से बड़ा तो होगा नहीं फिर। और c 7 रखता हूँ मिनिमम, जब c 7 रखता हूँ तो क्या मिलेगा अपने को? तो c 7 रखता हूँ तो 14 मिल जाएगा यहाँ पे, और 14 12 से बड़ा होता है, तो c की वैल्यू 7 आ सकती है, c की वैल्यू 8 आ सकती है, c की वैल्यू 9 आ सकती है, क्योंकि देखो 9 दूनी 18। लेकिन वो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए बाद में, उसको भी चेक करेंगे एक बार के लिए, लेकिन इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। लेकिन जब आप देखोगे इसको, और सी की वैल्यू 10 आ सकती है, इस टाइप से सी की वैल्यू चली जाएगी। लेकिन वो अगर नेगेटिव जा रहा है इस इक्वेशन से, अगर पुट करके वापस देखेंगे, अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो हम थोड़ा सा डिनाई करेंगे उसको ना, ध्यान से देखना भाई। सी की जो मैंने 7 रखी तो आपको पता है 7 मुझे 35, 35 आ गया। और 35 जब जाके उस साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, 35 35 सी मतलब 35 का मतलब 35 आ जाएगा। सी भी देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करेगा ना, 35 सी आ जाएगा, ये आ जाएगा 53। ठीक है, जब 100x है या फिर 100% मान लो, कुछ भी मान लो, तो वैसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर सी की वैल्यू 7 लेता तो 35 आ जाएगा, उधर जाके घटेगा तो 18, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 9 आ जाएगी, कोई दिक्कत है। सी की वैल्यू जब मैं 8 लेता हूँ तो 8 पंजे 40, और 40 जब उधर जाके घटेगा तो आपको पता 13 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया था कि एन एम और सी का नीचे नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब सी 8 तो नहीं हो सकता, सी 9 हो सकता है क्या? 9 पंजे 45, 45 जब उधर जाके घटेगा कितना बचेगा? 8, तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी दोस्तों। सी 10 हो सकता है, 10 पंजे 50, 50 जब उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 50 53 में से 50 जाएगा 3, तो एम की वैल्यू फिर 1.5 आएगी, जो कि नेचुरल नहीं है, तो सी 10 नहीं हो सकता। और जब सी की वैल्यू मैं 11 रखता हूँ तो 11 पंजे 55, 55 जब उधर जाके घटेगा तो 53 में से 55 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, जो कि आ नहीं सकता। इसका मतलब सी की 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो उस वजह से एम की भी 2 वैल्यू निकल के आई। तो मैं बोल सकता हूँ कि सी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई दोस्तों? 7। तो इससे एम की वैल्यू कितनी आई थी? 9 आई थी। ठीक है, और जब सी की वैल्यू आई मेरे पास में 9, तो एम की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। ये अपने पास में एक केस बनता हुआ नजर आता है। ये लॉजिक आपको समझ में आया? ये लॉजिक आपको समझ में आया? देखते हैं ये कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है। थोड़ा सा टेबल को देखते हैं, थोड़ा सा टेबल को देखते हैं। तो अपने टेबल को देखा ना दोस्तों, देखो यहां तक टेबल को देखो, पहले सिर्फ इतना ही देखो, इतना देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोला सर ये नॉर्मल क्यूमुलेटिव का सीन है, यहाँ पे नॉर्मल क्यूमुलेटिव, न्यू नॉर्मल क्यूमुलेटिव। ये नॉर्मल क्यूमुलेटिव क्या होता है? नॉर्मल क्यूमुलेटिव होता है कि जैसे आपको पता है और मंडे को है, फिर ये मंडे प्लस ट्यूसडे को है, और फिर मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनेसडे को है, नॉर्मल क्यूमुलेटिव है। तो आपने जब देखा यार ये मंडे को है, ओनली मंडे, 5m, तो मैं फर्स्ट सीन पहले लेता हूँ, 5m का मतलब 45 आ जाएगा। ठीक है, 6n का अपने को पता नहीं, 6n का अपने को पता नहीं। ठीक है, ये मतलब क्यूमुलेटिव की बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब टिल मंडे प्लस ट्यूसडे, ये मंडे प्लस ट्यूसडे दोनों है, ये मंडे प्लस ट्यूसडे दोनों का है। और ये है मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे तीनों का, मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे तीनों का है ये 6c + 1। और सी कितना है? 7। मतलब पहला केस लेके देख रहा हूँ, सी कितना है? 7। तो 7 6 42 और 1 43। अरे भैया जब ओनली मंडे में ही जो केक बैक करे थे वो 45 थे, जब खाली मंडे मंडे में जो केक हमने बैक्ड करे थे वो खाली मंडे मंडे में 45 थे। तो ये तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों का है, मतलब तीनों दिन में कितने केक बैक्ड करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो 45 प्लस का 6n प्लस का कुछ ना कुछ जब ऐड होगा तब जाके 43 बनेगा। ये तो ऑलरेडी कम हो गया इससे, भाई केक कौन सा जल थोड़ी ना रहे, है ना? तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ,
एन 4 आएगा ना इस केस में, एन 4 आएगा यहाँ पे, दूसरे केस में आएगा एन 4, क्योंकि आपको पता है 7 पंजे 35, नहीं 9 पंजे 45, 45 जब उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 में 2 का भाग लूंगा 4 आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो सकता है, तो दूसरा केस फर्स्ट केस देखो अलाउ करता नहीं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि C इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और M इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये अप्लाई करके देखते हैं एक बार के लिए। तो जब M 4 आया दोस्तों तो 5 चौके 20 बन गया ये, और ये है 6N, और ये क्या बन जाएगा अपने पास में 6C+1, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 1 55 बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी 3N का है, फिर आगे अपने पास में फ्रॉम वेडनेसडे टिल फ्राइडे तक का है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इस टेबल को देखते हैं, ये टेबल क्या बोल रही है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा इस टेबल को समझते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो C निकल के आया वो है 9 और M निकल के आया वो कितना है 4 है। ठीक है, और यहां से अगर मैं चीजों को देखता हूँ, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, खाली मतलब क्यूमुलेटिव की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इंडिविजुअल डेज की बात कर रहा हूँ। ऑन थर्सडे, ये थर्सडे है, ऑन थर्सडे, ऑन ये आ जाएगा फ्रॉम वेडनेसडे टिल फ्राइडे, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऑन फ्राइडे। तो इनके बारे में क्या कुछ कह सकते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, इनके बारे में क्या बोल सकते हैं, देखना इनके बारे में हमारा क्या आइडिया है। आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखो, ऑन मंडे तो 5M, ऑन मंडे कितना 5M, M की वैल्यू कितनी है 4, तो ऑन मंडे बोल सकता हूँ 20 आ जाएगा। मंडे टिल ट्यूसडे तो मतलब 6N माइनस का 20, ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा 6N माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रॉम मंडे टिल वेनेसडे, फ्रॉम मंडे टिल वेनेसडे मतलब 6C प्लस का 1, ये कितना है 9, तो 55 आ जाएगा। ये 55, ये कहाँ से कहाँ तक, ये है अपने पास में मंडे का, ट्यूसडे का और वेनेसडे का, और ये 6N क्या है मंडे प्लस ट्यूसडे का है। तो अगर खाली वेनेसडे का निकालना है तो मंडे ट्यूसडे में से मंडे ट्यूसडे घटा दूंगा इसमें से, तो मतलब 55 में से 6N घटा दूंगा, 55 माइनस का 6N, ये आ जाएगा ओनली अपने पास में वेनेसडे का, 55 माइनस का 6N। ओनली थर्सडे का कितना है 3N की बना है, और फ्रॉम वेनेसडे टिल फ्राइडे, भैया आपने बोला देखो, आपको पता है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे। ठीक है, उसमें से आपको क्या गिवन है, उसमें से ये बना फ्रॉम वेनेसडे टिल फ्राइडे, वेनेसडे टिल फ्राइडे, तो वेनेसडे भी आएगा, थर्सडे भी आएगा और फ्राइडे भी आएगा। आपने बोला कि मुझे ना सोमवार से लेके मंडे से लेके मुझे वेनेसडे तक छुट्टी चाहिए, तो मतलब उसमें मंडे की भी छुट्टी आएगी। भाई मंडे से लेके वेनेसडे तक छुट्टी चाहिए, इसका मतलब क्या, मंडे को भी छुट्टी होगी, ट्यूसडे की होगी और वेनेसडे को भी छुट्टी होगी, सिंपल बात। इसने क्या बोला वेनेसडे टिल फ्राइडे, मतलब वेनेसडे भी आएगा इसमें, और थर्सडे भी आएगा और फ्राइडे भी आएगा। तो इन तीनों का जो सम है वो क्या गिवन है, ये गिवन है अपने पास में, और ये कितना है 20, और M प्लस N बट्टे में आ जाएगा 3, ये है अपने पास। लेकिन अगर इसमें से मैं मंडे और ट्यूसडे का घटा दूं, ठीक है, ये तो इतना ही है ना खाली, इतना अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वेनेसडे टिल फ्राइडे, ये अपने पास में वेनेसडे टिल फ्राइडे मतलब वेनेसडे भी आएगा, थर्सडे भी आएगा और फ्राइडे भी आएगा, ये अपने पास में आएगा 20M प्लस का N बट्टे में आ जाएगा 3, ये आएगा मंडे, सॉरी वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आ जाएगा। अगर मैं खाली फ्राइडे की बात करता हूँ तो इसमें से मुझे वेनेसडे का घटाना पड़ेगा और थर्सडे का इसमें से घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं ओनली फ्राइडे की बात करूँ इसमें से मुझे क्या क्या घटाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर थर्सडे घटाना पड़ेगा जो कि कितना है 3N है, माइनस का 3 कर दो, ओनली 3N घटा दो, और मुझे इसमें से वेनेसडे भी घटाना पड़ेगा, और वेनेसडे इसमें से कितना है, वेनेसडे कितना है,
वेडनेसडे कितना है, थर्सडे आपको पता है 3 है, घटा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, वेडनेसडे भी घटाना पड़ेगा, और ओनली वेडनेसडे है कितना, ये वाला कितना है 55 माइनस का 6 है। ये लॉजिक आपको समझ में आया, ये लॉजिक आपको समझ में आया। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ओनली फ्राइडे मुझे मिल जाएगा, तो ओनली फ्राइडे निकालने के लिए मुझे इसमें से ओनली थर्सडे घटाना पड़ेगा और ओनली वेडनेसडे घटाना पड़ेगा। तो ओनली थर्सडे आपको पता है कितना था, 3 था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ओनली वेडनेसडे आपने निकाला भी ये वाला, तो इसमें से घटाएंगे। तो भैया जब 20 प्लस का 20n इसमें लगा दूंगा मैं 3 का भाग, क्योंकि बट्टे में 3 है और इसके बट्टे में भी क्या है 3 है, माइनस में आ जाएगा 3n। और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 55 और प्लस का आ जाएगा 6n। कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत आई इसमें? दोस्तों m की वैल्यू जो भी थी उसको पुट करने की कोशिश करते हैं। m की वैल्यू थी 4 अपने पास में, ठीक है। जब मैं 4 इसमें पुट करता हूँ तो देखो 80/3 बन जाएगा। अभी और सॉल्व हो रहा है क्या ये, 3n और प्लस का 6n, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, प्लस का 3n बन जाएगा। देखो ये माइनस का 3n था और ये प्लस का 6n है, मतलब है इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपको पता है, प्लस का 3n बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस 6n को हटा के क्या लिख देता हूँ, प्लस का 3n लिख देता हूँ। मुझे लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं वो पुट करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इनकी वैल्यू है अपने पास में 4, तो अगर मैं 4 पुट करूँ इसकी जगह पे तो क्या मिलेगा, देखो 80/3 आ जाएगा, प्लस में है 20n/3 मतलब है, और प्लस में है 3n माइनस का 55, 3 माइनस का 55 आना चाहिए यार। 80/n, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, देखो n की वैल्यू के बारे में पता कहाँ से चलेगा, जब n की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे ना तब पता लगेगा। देखो जब n की वैल्यू को हम टेबल में देखेंगे तब पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, आपको पता है कि ये भी एक मतलब कुछ ना कुछ भाई आपको पता है केक्ड बैक हो रहे हैं, तो मतलब ये प्रॉपर या तो पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, कभी भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जब मैं यहाँ से देखूंगा ना, जब मैं इससे देखूंगा, देखो ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा, और जब मैं इसको देखूंगा ऑन ट्यूसडे को जब मैं देखूंगा, आपको पता है 6n माइनस का 20 है, भैया n की वैल्यू 6 तो आ नहीं सकती यहाँ पे। n की वैल्यू 6 आ सकती है क्या, n की वैल्यू 7 रख सकता हूँ, 6 रखूंगा तो 6 नहीं। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, तो n की वैल्यू की जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, देखो 6n-20, ये पॉजिटिव बनना चाहिए। इसका मतलब है n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 6 18 आ जाएगा, ठीक है। और n की 18 में से 20 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, जो कि हो नहीं सकता। n की वैल्यू जब मैं 4 रखता हूँ, जब मैं n की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 6 चौके 24 आ सकता है मिनिमम। तो मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, तो n की वैल्यू आ सकती है देखो 4, 5 आ सकती है। अब मैं दूसरी रेंज कहाँ से डिसाइड करूंगा, यहाँ से डिसाइड करूंगा, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो n की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 10 रख सकता हूँ। 10 रखता हूँ तो 10 6 × 10 60 बन जाएगा, और 55 में से 60 घटेगा नहीं, 55 में से 60 घटेगा नहीं। तो इसका मतलब 9 रखता हूँ तो 9 चौका 54, 55 में से 54 जाएगा, 1 बच जाएगा। ऑन वेडनेसडे 1 आ सकता है, कोई बात नहीं, मतलब n की वैल्यू 4 से लेकर 9 तक आ सकती है। 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है और 9 आ सकती है। 4 5 6 7 8 9 ये आ सकती है अपने पास में n की वैल्यू। अब कौन सा इस चीज को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये फ्राइडे को है, ये ओनली फ्राइडे को है, और ओनली फ्राइडे को आपको पता है नेचुरल नंबर होने चाहिए सारे के सारे। बैग ऐसा तो है नहीं कि 3.5 केक बैक कर दिए, 7.8 केक बैक कर दिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। केक्ड हो गया, आपसे स्पेसिफिकली बोलेगा कि आधा केक बैक किया, लेकिन आधा केक तो कहीं दे नहीं रखा। हाँ केक तो पूरा ही बैक कर रहे हैं मिलके। और जब केक पूरा बैक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वैल्यू रख के देखते हैं। जब मैं वैल्यू रख के देखूंगा दोस्तों, देखो इसका नेचुरल नंबर बनेगा, आपको पता है ये पॉजिटिव आएगा पूरा का पूरा, ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये जब नेचुरल नंबर बनेगा यहाँ पे, तो इसको ओवरऑल नेचुरल नंबर बनाने के लिए मुझे इसको भी नेचुरल नंबर बनाना पड़ेगा। और नेचुरल नंबर बनाने के लिए मुझे ऐसे नंबर यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी कि कटे ना। अगर कट जाएगा तो भैया देखो, अगर कट जाएगा तो ये तो पूरा नेचुरल नंबर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इसको डीप सर्च में ले जाके समझाता हूँ। ये तो पूरा नेचुरल नंबर बन रहा है, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रखूंगा नेचुरल नंबर, सॉरी मतलब एक नंबर बनेगा, प्रॉपर नंबर बनेगा, ठीक है।
भी बन सकता है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 रखता हूँ, 9 रखता हूँ, तो 27 माइनस का 55 जाएगा, कुछ एक नंबर बनेगा जो पॉइंट्स में नहीं आएगा। ठीक है, इंटीजर बनेगा, इंटीजर बोल सकते हैं। और अगर मैं 3 की वैल्यू ऐसी रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू ऐसी रख दूं, जैसे मान लीजिए 6 रख दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 9 रख दिया यहाँ पे, तो जब 6 और 9 रख दिया मैंने यहाँ पे, 6 रख दिया मान लीजिए और 9 रख दिया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ये 3 से कट जाएगा ना 2 बार। जब 3 से कटेगा, और ये कितनी बार कट जाएगा? 3 से 3 बार कटेगा। तो अगर 6 रखता हूँ तो 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा तो 40, और 9 रखता हूँ तो 3 बार कटेगा, मतलब 60 ही आएगा। भैया ये पूरा इंटीजर बनेगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा। और ये इंटीजर कहाँ बन रहा है? जब एक भी नॉन इंटीजर नंबर आ जाता है अंदर, तो फिर पूरा का पूरा नॉन इंटीजर बन जाता है ये। समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 6 रखा, तो 6 120 बन गया, 120 बटे 3 40 बन गया। 9 रखा, 180 बटे 3 60 बन गया। इनमें भी एन की वैल्यू कुछ ना कुछ रखूंगा मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एन की 6 रखी, तो 18 माइनस का 55, तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो 40 में से घटेगा और 60 में से घटेगा, तो नंबर ही आएगा ना, इंटीजर नंबर आएगा अपने पास में। लेकिन ये तो इंटीजर है नहीं, और जब ये इंटीजर नहीं है तो भैया अपने को पूरा पूरा फ्राइडे को जो केक चाहिए वो तो इंटीजर चाहिए। फ्राइडे को केक चाहिए अपने को, वो तो किस में चाहिए? इंटीजर में चाहिए। तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू मुझे ऐसी नहीं रखनी है जो 3 से कटे, एन की वैल्यू मुझे ऐसी नहीं रखनी है जो 3 से कटे। तो एन की वैल्यू कभी भी 9 नहीं आ सकती और एन की वैल्यू कभी 6 नहीं आ सकती। अब रखता हूँ मैं क्या क्या आ सकता, देखते हैं क्या क्या आ सकता, देखते हैं। अगर एन की वैल्यू में 4 रख देता हूँ एक बार के लिए, तो 20 चौके 80 बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। ठीक है, 20 चौके 80 बन जाएगा। तो 80/3 और 80/3 क्या बन जाएगा? 160/3। और प्लस में यहाँ पे भी क्या देखो, एन की वैल्यू 4 रखता हूँ 12 और माइनस का 55, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस का 43। तो ये इंटीजर नहीं बनेगा किसी भी हाल में। ठीक है, ये नहीं बनेगा भाई। रख के देख लो, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आपको पता है जब 43 जाएगा तो 120 माइनस का 120 और 3 129, तो 31/3 आएगा। इंटीजर नहीं बन रहा, तो मतलब एन की वैल्यू में 4 भी नहीं रख सकता, इंटीजर निकलना चाहिए। 5 अगर रखता हूँ तो आपको पता है 100, भाई 5 रखता हूँ एन की वैल्यू तो 100/3 आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा 80/3, मतलब 180/3 आ जाएगा, तो मतलब 60 बन जाएगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू निकल गई वो कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी अपने पास। समझ में आ रही है? और एन जब 5 आया तो 5 थी 15, 15 माइनस का 55, 15 माइनस का 55 कितना होता है? माइनस का 40। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑन वेडनेसडे अपने पास में 20 आ जाएगा। ऑन वेडनेसडे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो एन 5 तो आ सकता है, एन अपने पास में 5 आ सकता है। एन 7 आ सकता है क्या? देखते हैं। 7 दूनी 14, 140 और 80 220/3, और माइनस का 7 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में? 21 आ जाएगा, तो 34 बचेगा। ये नहीं जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा यहाँ पे, इंटीजर नहीं आएगा यहाँ पे। तो एन की वैल्यू 7 भी नहीं आ सकती। अगर मैं एन की वैल्यू 8 रख के देखता हूँ, तो 8 रख के अगर मैंने देखा तो 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16 160 और 80 240, 240/3 बन गया 80, और प्लस में आ जाएगा 8 24। ठीक है, और 24 में से जब 55 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 31। भैया 24 बन जाएगा, 24 माइनस का 55, तो आपको पता है 1 और 3 माइनस का 31 आ जाएगा। और जब 31 आएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसमें से, तो कितना बनेगा अपने पास में? कितना बनेगा बताओ? 49। तो मतलब है यहाँ पे 49 भी आ सकता है फ्राइडे को, फ्राइडे को 49 भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? समझ में आई? अभी भी कुछ कुछ चीजें बाकी है, अभी भी कुछ कुछ चीजें बाकी है ना? अपन को एन की वैल्यू 2 मिली, एक तो मिली एन की वैल्यू 5 और एन की मिली 8। ठीक है, और जब एन की वैल्यू मुझे 5 मिली, तो आपको पता है अलग वैल्यूज निकल के आई, और एन की वैल्यू जब 8 मिलेगी तब वैल्यू अलग निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एन है। चलो अब हम देखते हैं, एक और तरीका था अपने पास में, एक और चीज थी इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए, वो क्या थी थोड़ा देखते हैं। ये इक्वेशन गिवन थी, रेशियो ऑफ द
टोटल नंबर ऑफ केक एंड पेस्टिसाइड बैक्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे अभी एक बात बताओ, जो केक और पेस्टिसाइड जो बेक्ड है ऑन फ्राइडे, तो द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बेक्ड फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे वो कितनी होनी चाहिए? 3:5 होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसको कॉपी करता हूँ। वैसे तो कॉपी करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन चलो कर लेते हैं। इसको जब मैंने कॉपी किया, क्योंकि लाइन समझना जरूरी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जो टेबल निकल के आई थी उसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। थोड़ा डीप सर्च पे जाएंगे अभी ना थोड़ा डीप सर्च पे जाएंगे। और यहाँ से क्या बोला था? तो इसको भी कर लेते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये नहीं जाएगा ना उसमें। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक्ड एंड पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन फ्राइडे। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या आ रही थी? एन की वैल्यू एक तो आ रही थी 5 और एक आ रही थी 8, ये आ रही थी। रेशियो जो है नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक्ड एंड पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन फ्राइडे, केक्ड और पेस्टिसाइड जो बैग्ड है फ्राइडे को, अगर मैं पहले मैं 20 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 लेता हूँ केक, तो केक आ गया, केक है। और पेस्टिसाइड जो है फ्राइडे को, पेस्टिसाइड फ्राइडे को कितना को पता है? यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। पेस्टिसाइड फ्राइडे को कितना है? फ्राइडे को पेस्टिसाइड है कितना? सी की वैल्यू कितनी आई थी? सी की वैल्यू कितनी आई थी? 7, और एम की कितनी आई थी? 4 आई थी ना। सी की वैल्यू 7 आई थी, और जो अपने पास में M था उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी। आई थी, देखो यहाँ पे गिवन था ना। अच्छा, ये तो दूसरा केस था जब, अच्छा सी की वैल्यू जब 9 आई थी तब एम की वैल्यू 4 आई थी। अच्छा ये था, तो सी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू अपने पास में 9 है, एम की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 4 है। तो देखो 9 की 27 और प्लस का 5 ज़्यादा नहीं 8, 35 आ जाएगा, 35x आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ केक्ड एंड पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन फ्राइडे टू द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बैग्ड फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे कितना है? 3:5 है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार के लिए क्या कर देता हूँ, रेशियो द टोटल नंबर ऑफ केक्ड एंड पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन फ्राइडे, तो केक तो ये आ गया। पेस्टिसाइड की बात करता हूँ, अभी आपको पता है कितना है, कितना निकल गया था? 35x निकल गया था। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फ्राइडे द नंबर ऑफ द पेस्टिसाइड बैग्ड फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे, मंडे से थर्सडे तक उनका रेशियो कितना होना चाहिए? 3:5 होना चाहिए। तो मंडे से लेके थर्सडे तक जो पेस्टिसाइड है वो कितना होना चाहिए? देखो ये तो 35 आ गया, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये कितना हो जाएगा? 65 बच जाएगा भाई। 2c का मतलब क्या है? 18। सी तो अपने पास में 9 है, तो 18, 18 और 12 30, 30 और 20 50। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, 50 8 65, ये जाएगा 65। कितना बन जाएगा? 65। मंडे से लेके जो अपने पास में पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन फ्राइडे टू द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बैग्ड फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे कितना हो जाएगा? मंडे से लेके थर्सडे तक जो पेस्टिसाइड वो कितना है? 65x है, तो बट्टे में आ जाएगा 65x। कितनी बार कटेगा? 13 टाइम। उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से प्लस का 35x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 39x। उधर जाके घटेगा, तो 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5। जैसे ही x की वैल्यू 5 आई, मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा का पूरा जो है अपने पास में 65 इंटू 5 कर दो x को, तो कितना बन जाएगा? 500 है। पूरा पेस्टिसाइड है कितना? 500 है। पूरा पेस्टिसाइड अपना है कितना? 500। और MNC क्या बनना चाहिए? नेचुरल नंबर बनना चाहिए, नेचुरल नंबर बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कैसे कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों इसको? जब मैंने n की वैल्यू 5 रखी तो क्या दिमाग में आया? देखो मेरे, अच्छा जब n की वैल्यू 5 रखी तो दिमाग में क्या आया था? वो रेशियो आया था ना अपने पास में, जब हमने रेशियो किया था। अच्छा ये रेशियो किया था अपन ने, ठीक है। ये जब n की वैल्यू 5 रखी थी तब आया था, x की वैल्यू 5 आई थी। ठीक है,
ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना, जब n की वैल्यू 5 आई ना, जब n की वैल्यू 5, n की वैल्यू में जब 5 रहेगी तो x की वैल्यू भी 5 निकल गई, और जब x की वैल्यू 5 निकल के आई तो पूरा का पूरा जो पेस्टिसाइड था वो कितना हो गया, 500 बन गया। पूरा कितना बन गया, 500 बन गया। ध्यान से समझना इसको। ये 18 और 35 में लिख देता हूँ एक बार के लिए इसको। ये कितना 18 है और ये कितना 35। तो यार आपको पता है कि सबके सब जो आनी चाहिए ना, वो इंटीजर आनी चाहिए। ये पेस्टिसाइड जो है ना, कभी भी ऐसा पॉइंट्स में नहीं आ सकता। पेस्टिसाइड वगैरह ये आदमी, ये जब किलोमीटर वगैरह, किलोमीटर तो आ सकता है, फिर भी जो नेचुरल चीजें होती है वो कभी पेड़ कभी आधा नहीं हो सकता, आपको पता है। चाय कभी आधी नहीं हो सकती, तो ये सब चीजें। तो देखो 500 का 15% हो जाएगा, ठीक है। 500 का 20% भी हो जाएगा, 500 का 12% भी निकल सकता है। 12 पंजे 60, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 18 पंजे 90 और 35 पंजे 100, 175 निकल सकता है। ठीक है, ये कब आया, जब हमने n इज इक्वल टू 5 लिया। अगर मैं n इज इक्वल टू, जो अपने पास में n था, अगर मैं उसको एक बार के लिए क्या लेके देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये किया था, x की वैल्यू 5 निकल गई। लेकिन देखो इसमें 20 किया था ना मैंने, देखो यहाँ पे रेशियो द टोटल नंबर ऑफ केक्ड एंड पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन फ्राइडे, वो कितना है, तो द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन मंडे टिल, ये तो सेम रहेगा, नीचे वाला तो सेम रहेगा। ऊपर वाले में 20 चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम क्या लेके देख रहे हैं, इस बार हम लेके देख रहे हैं n इज इक्वल टू 49, क्योंकि पहले हमने 20 लिया था। फ्राइडे को जो अपने पास में केक्ड है और फ्राइडे को जो पेस्टिसाइड है, उनका सम हम लेके देख रहे हैं इस बार। तो अब मैं 49 अगर लेकर देखूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्राइडे को केक लेना है, फ्राइडे को केक या तो 20 हो सकता है या फिर 49 हो सकता है। तो अगर मैंने 49 लिया, यहाँ पे केस क्या था, n इज इक्वल टू 5 था, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 8 है ना। तो 49 जब लिया मैंने, तो ये कैसे बना, देखो n से बना था ना ये। दो सिचुएशन हो सकती है, तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। ये कब आया था, जब n इज इक्वल टू 4 लिया था। और ये देखो n4 में तो सॉरी n5 में आया था ना, ये था n5 में, n5 में। और ये कब आया था, जब n इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, 8 लिया था। ठीक है, तो अब मैं अगर दूसरी कंडीशन में n इज इक्वल टू 8 लेके देखता हूँ, तो 49 आ जाएगा, प्लस का 35, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 65x इज इक्वल टू 3/5, ये तो सेम ही है तेरा। तो मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास में, यहाँ से निकल के आएगा देखो तेरा 39, मतलब 4x इज इक्वल टू 49। तो 4x जब 49 निकल के आया, तो आपको 100x निकालना है, क्योंकि पेस्टिसाइड तो पूरा 100x है ना। पेस्टिसाइड पूरा का पूरा क्या है, 100x है। और जब 100x इज इक्वल टू 49 निकल के आया, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50, मतलब 1225 आएगा। 50 को 25 से करूंगा तो 125 आएगा ना। लेकिन अगर 25 और कम कर देता हूँ इसमें से, तो 1250 आ जाएगा। तो जब n इज इक्वल टू मैं 8 लेता हूँ, तो पूरा पेस्टिसाइड जो है वो 100x की फॉर्म में है, वो कितना बन जाएगा अपने पास में, 1225 बन जाएगा। वो कितना बनेगा, 1225 बनेगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर ये पेस्टिसाइड अगर ये पेस्टिसाइड 1225 बनता है, तो क्या 1225 का 15% निकाल सकते हो? ठीक है, चलो आपने बोला सर 20% निकाल सकते हो इसका, निकलेगा पॉइंट्स में आएगा ना, 1/5, चलो ये तो निकाल सकते हो, चलो कोई बात नहीं। 12% कैसे निकालोगे इसका, और 18% कैसे निकालोगे इसका? जब 18% निकालते भी हो, या फिर 15% जब निकालते भी हो, तो पॉइंट्स में आएगा। जब 15% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा ना इसका। और पॉइंट में पेस्टिसाइड नहीं हो सकते, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एन की वैल्यू अपने पास में जो है वो 8 नहीं हो सकती। एन की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। और जब एन की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ पे 49 भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे क्या आएगा, केक में 20 आएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू जब 5 आई ना, तभी आया था। एन की वैल्यू जब हमने 5 रखी थी तभी आया था। तो एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 5। तो एन की वैल्यू आ गई 5, और जो पेस्टिसाइड था वो पूरा बन गया 100, ये 500 बन गया, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। सी की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। और तो कोई प्राणी था नहीं अपने पास में, एम एन सी था और एक एन था। तो एन की वैल्यू जब मैंने 5 रखी, तो 5 के 15 बन गई ऑन थर्सडे को। और जब 5 रखी, 6 पंजे 30, 55 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा। और ये 6 पंजे 30, 30 माइनस का 20 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे।
आ जाएगा। तो सब अपने पास में वैल्यूज निकल चुकी है। ऑन मंडे वो निकल चुकी है, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे सब वैल्यूज अपने पास में निकल चुकी है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इतनी आसानी से चीजें हम नहीं पकड़ पाते क्योंकि अपन को इधर उधर से ये करके निकालनी पड़ती चीजें, है ना, इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन। चलो ये अपने पास में पेस्टिसाइड भी निकल गए, ये केक का, और वो जो था अपने पास में था पेस्टिसाइड का, ये वाला पेस्टिसाइड था। कितना? 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो पूछेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द केक बैग्ड ऑन ट्यूसडे टू द नंबर ऑफ द पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन थर्सडे। केक कितना है ट्यूसडे को? केक जो है ट्यूसडे को कितना है आपको पता होना चाहिए। ये रहा केक, आ गया केक। ट्यूसडे को केक कितना है? 10। पेस्टिसाइड किसका पूछा था? एंड पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, ये रहा पेस्टिसाइड और ये रहा थर्सडे। तो 18 इंटू 5 90। 10 और 90 का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:9 आ जाएगा। सिंपल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द केक बैग्ड ऑन ट्यूसडे टू द नंबर ऑफ द पेस्टिसाइड बैग्ड ऑन थर्सडे? तो वही आ गया क्या? वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या था इसका? इसका लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट था। इसके क्वेश्चंस तो काफी इजी होंगे, इतना बड़ा कोई टफ क्वेश्चन टाइप नहीं आएंगे इसके। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होंगे इसमें। चलिए दोस्तों, एक नंबर से इसको ट्राई करते हैं। तो ये आपकी होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करनी है। ठीक है, ये आपको करनी है होमवर्क। इसके एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। बस इसमें राइट रॉन्ग देखना है, राइट रॉन्ग देखने के बाद आपको इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो देखो थोड़ा सा। नॉर्मल है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसे कहाँ से आ गया ये? क्वांटिटी थर्ड तो था ही नहीं इसमें। कौन सा घुसा दिया भाई तूने इसमें? क्वेश्चन मिक्स कर दिया क्या आपस में? लीना वाला कहाँ से आएगा? टाइम टेकन मोहन नीलम टू कंप्लीट था। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, जो भी है चलेगा। जैसा क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व करना है बस, कैसे भी आ जाए। 4 फ्रेंड्स है, क्या नाम है? मोहन है, रोहन है, सोहन है, मदन है। ठीक है, ठीक है, पहले इसको देखते हैं आराम से क्या कुछ बोला है इसमें। इसने क्या बोला? मोहन कैन कंप्लीट द असाइनमेंट इन 40 days। मोहन अकेला कर सकता है। विद हेल्प ऑफ नीलम ही कैन कंप्लीट द असाइनमेंट 160/9 है, 160/9 है, 160/9 है। ठीक है, अगर मोहन अकेला इस काम को करता है तो वो कितने दिन में कर लेगा? तो वो कर लेगा 40 दिन के अंदर। अगर मोहन जो है वो विद हेल्प ऑफ नीलम करता है तो कितने दिन में कर लेगा? 160/9 के अंदर कर लेगा। ये बात नॉर्मल है। रोहन एंड सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट द असाइनमेंट इन 15 days। ये बात क्या आ गई? रोहन एंड सोहन की आ गई। तो यहां लिख लेता हूं इसको ना। देखो, मोहन कर सकता है इस काम को 40 डेज के अंदर। ठीक है, मोहन प्लस नीलम इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 160/9 में कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है? रोहन एंड सोहन जो है मिलके कर सकते हैं 15 डेज के अंदर। तो रोहन प्लस का सोहन 15 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ रोहन इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ सोहन। अच्छा, एफिशिएंसी जो रोहन की है वो थ्राइस है एफिशिएंसी ऑफ सोहन से। बातों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ नीलम इज इक्वल टू द सम ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ मोहन एंड रोहन। जो एफिशिएंसी ऑफ नीलम है वो क्या होनी चाहिए? इज इक्वल टू सम ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ मोहन एंड रोहन। मोहन एंड रोहन
थोड़ा मैं ना अपने आप को छोटा कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये छोटा ही तो हूँ मैं यार, और कितना छोटा करूँ खुद को मैं। चलो अभी सही रहेगा। आगे देखते हैं। नीलम की एफिशिएंसी है वो मोहन और रोहन की एफिशिएंसी के इक्वल में है, और एंड एफिशिएंसी ऑफ कोमल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सोहन एंड मदन। जो कोमल की एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल में आनी चाहिए? सोहन के, इस मदन के इक्वल में आनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटीज की बातें हम कर लेंगे, क्वांटिटी की बातें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तीनों को एक एडजस्टमेंट करके इनका एलसीएम लेता हूं तो क्या निकल के आएगा मुझे बताओ? 15, 160। ठीक है, तो 480 आएगा एलसीएम निकल के। 480 आएगा तो इसका आ जाएगा 12, मोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, 3, 27 आ जाएगी इनकी, और ये आ जाएगा 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 32 आ जाएगा। रोहन एंड सोहन की जो एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 32। ठीक है, रोहन एंड सोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। मोहन एंड नीलम की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/3, मतलब 16 × 27 आ जाएगी। और मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। जब अकेले मोहन की एफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर रहा हूँ, जब अकेले मोहन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है? 12 है। ठीक कर लेता हूँ। तो अकेले यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, अकेले जो मोहन की एफिशिएंसी है, ध्यान देना, अकेले जो मोहन की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 12 है। ठीक है, और मोहन है एंड नीलम की एफिशिएंसी कितनी है? 27। तो मतलब नीलम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। नीलम की कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हाँ 16 × 48, 3 आ जाएगा। और जो नीलम की एफिशिएंसी है, सम ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ मोहन एंड रोहन, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार। रोहन एंड सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट द असाइनमेंट इन 15 days। एफिशिएंसी ऑफ रोहन इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ सोहन। ठीक है, रोहन एंड सोहन को 15 दिन लगते हैं काम पूरा करने में, तो 15 × 45, 15 दूनी 30। ठीक है, तो मतलब रोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसमें? इनकी एफिशिएंसी का सम 32 है, तो रोहन की आ जाएगी, देखो 4, 8, 24, और 8 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि नीलम की एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी मोहन एंड रोहन तीनों दोनों को मिला के। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नीलम इज इक्वल टू द सम ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ मोहन एंड रोहन एंड एफिशिएंसी ऑफ, तो पॉसिबल नहीं है यार, मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को इसमें कुछ। लेट मी जस्ट चेक दोस्तों, 1 मिनट के लिए मैं चेक करता हूँ ना। मोहन सोहन का क्या कर दिया इसने यार? सही तो है यार। मोहन, रोहन, सोहन एंड मदन। मोहन है, रोहन है, सोहन एंड मदन है। मोहन कैन कंप्लीट वर्क इन 40 days विद द हेल्प ऑफ मदन है यहाँ पे यार, विद द हेल्प ऑफ मदन है, नीलम नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मदन है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ नीलम कहाँ से आ गया यार? विद द हेल्प ऑफ मदन, विद द हेल्प ऑफ मदन ही कैन कंप्लीट द असाइनमेंट 160 days। तो ठीक है, मदन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? मदन की आ जाएगी, देखो यहाँ पे विद हेल्प ऑफ मदन है, तो मोहन और जो मदन है इनकी एफिशिएंसी 27 आ जाएगी, तो मदन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। और फिर आपसे क्या बोला, जो नीलम की एफिशिएंसी है वो मोहन एंड रोहन के इक्वल में है, तो नीलम की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? मोहन की एफिशिएंसी देखो कितनी, 12, और रोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 24 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, और जो कोमल है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सोहन एंड मदन के इक्वल में। सोहन कितना है अपना? सोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 8, और मदन की एफिशिएंसी कितनी है?
15 तो आ जाएगी 23। कोमल की आ जाएगी 23। ठीक है। और रोहन की यहाँ से पता ही अपने को, रोहन की कितनी है 24 है, और सोहन की यहाँ से पता ही कितनी, सोहन की कितनी है 8। एक सिर्फ नीलम की जगह मदन करना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पूछते हैं, रोहन स्टार्ट असाइनमेंट एंड लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। कौन स्टार्ट करता है? रोहन स्टार्ट करता है। रोहन स्टार्ट करता है असाइनमेंट एंड लेफ्ट कर देता है आफ्टर 5 डेज के बाद में। तो रोहन की एफिशिएंसी है 24, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120, तो 120 काम खत्म करने के बाद में वो लेफ्ट कर देता है। द टाइम टेकन बाय सोहन टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। टोटल कितना था? 480। 120 ने कंप्लीट कर दिया, पीछे कितना बच गया? 360। इसको पूरा करने में सोहन को कितना टाइम लगेगा? सोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। ठीक है, तो 45 डेज का टाइम लगेगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट में बोल सकता हूँ, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्या समझे बात को? बिल्कुल सिंपल था। द टाइम टेकन बाई मोहन, सोहन एंड नीलम टू कंप्लीट द असाइनमेंट टुगेदर। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई मोहन, सोहन एंड नीलम। मोहन कितना है? तो 480 पूरा है। मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? तो है 12। सोहन की कितनी है? 8। तो 12 और 8 20। और कौन है? नीलम। नीलम की एफिशिएंसी कितनी है? 36। तो 20 और 36 हो जाएगा 56। तो भैया तो छोटा ही आएगा ना इससे, ये तो क्या है, छोटा ही आएगा, 45 छोटा आएगा। 8 से जाएगा 7 बार, 8 से जाएगा 60/7 आ जाएगा। ये कितना है? 60/7 आ जाएगा। ठीक है। और क्वांटिटी थर्ड पता नहीं कहाँ से दे दिया इसने, ये पता नहीं कहाँ से, ये अलग ही टाइप का दे दिया इसने। ये सब इंटरेस्ट विंटरेस्ट वगैरह, रीना रीना कहाँ से आ गई इसमें भाई? चलो थोड़ा सा मैं इसको कॉपी करके आपको अलग पेज में समझाता हूँ। क्वांटिटी थर्ड को थोड़ा सा अलग से समझते हैं ना। इसको जस्ट मैंने इतना कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। ये क्वांटिटी थर्ड है। ये वाली कौन सी क्वांटिटी? क्वांटिटी थर्ड। रीना क्या करती है? लेंट देती है 4000 टू रमेश को ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। ठीक है, रीना नाम की एक लड़की है, वो उधार देती है कितना? 40,000 रुपये। किसको? रमेश को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। परिणाम फॉर 3 ईयर्स के लिए देती है। रेट भी क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, वो वापस लेंट देती है किसको? 60,000 रुपये उधार देती है, 60,000 रुपये राकेश को ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम 3 ईयर्स के लिए। टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द राकेश एंड रोहन, मतलब इससे रमेश से और राकेश से कितना इंटरेस्ट मिला अपने को, ये भी क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल अलग अलग है, 40 है, यहाँ पे 60 है। तो आपको पता है जब 3 ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, 3-4 तरीके पता होते हैं। एक तरीका देखो ये होता है कि आप क्या कर दो, 40,000 रुपये है इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ये आ जाएगा इसका पूरा का पूरा प्रिंसिपल, जो अमाउंट निकल के आएगा 3 साल बाद में, और माइनस का वापस प्रिंसिपल घटा दो। ये हो सकता है। एक मैं क्या तरीका यूज करता हूँ, जैसे 40,000 रुपये है तो मैं क्या करता हूँ, 8% से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ। आपको पता है ना, यहाँ पे देखो मैंने वो तरीका बताया था आपको, 8 के 32 तो 3200। ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सेम आएगा 3200 आएगा। और जब कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड देखो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर में आपका ब्याज लगा था उस पर वापस ब्याज लगा दो। तो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज लगा था वो कितना था? 3200। इस पर वापस 8% से ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा? 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 और ये काम खत्म हो गया यहाँ पे। और थर्ड ईयर में जब आते हैं, थर्ड ईयर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, जो पहले 2 सालों में ब्याज लगा था इसका और इसका, पहले 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट लगा था उन पे वापस कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। या फिर मैंने बताया था ना, इसका दोगुना कर दो, ये 512 का नहीं 256 का, 256 को 8, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 240। ठीक है, 256 आ जाएगा। तो इसका दोगुना करके लग देते। दोगुना क्यों किया? क्योंकि पहले साल इस पे भी देखो 256 आएगा और इस पे भी 256 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 512 बन जाएगा। और तीसरे साल के अंदर एक्स्ट्रा कौन सा लगाएंगे, जो ये एक्स्ट्रा ब्याज लगा था इस पे वापस हम एक्स्ट्रा ब्याज लगा देते हैं, वो भी कितना? 8% से। ठीक है,
तो इसका 8% निकालता हूँ, 25 घंटे नहीं, 8 चाहिए 50, 4 25 घंटा 200, 204, तो 8% निकालूंगा, 100 लगाऊंगा, भाग 20 पॉइंट, ये आ जाएगा अपने पास में पूरा, मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया इसको, ये पूरा इंटरेस्ट है। तो 96 प्लस में कितना आ जाएगा, 68, 768 और 20 आ जाएगा, तो 788 और 88, वैसे बढ़ा ही आएगा वैसे बढ़ा ही जाएगा। तो 788 देखो, 9600 में अगर मैं 788 जोड़ देता हूँ, क्या क्या बनेगा अपने पास में, 8 8 13, 10,388 बनेगा ऑपरेज। वहाँ पे तो कहाँ 40-50 के आसपास आंसर आ रहा था, यहाँ पे कहाँ पे 10,000 के आसपास आंसर आ रहा है। और यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ से इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 8 24%, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 के 72, 144, 60,000 है, तो 3 साल में 24% निकलेगा, 14,400, ये आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। तो 14,400 और 10,388, ये अपने पास में क्या बन जाएगा, 8 8 7 और 24,788 क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्वांटिटी थर्ड। तो क्वांटिटी फर्स्ट तो बड़ी है, क्वांटिटी फर्स्ट बड़ी है, बराबर तो आ नहीं सकती। बराबर बराबर कहाँ रहा है, हर बार भी बराबर कहाँ रहा है, इसमें इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं हो सकता, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, क्वांटिटी थर्ड बड़ी हो जाएगी, क्वांटिटी फर्स्ट बड़ी हो जाएगी, क्वांटिटी सेकंड क्या है, कितनी थी, 40/60 कुछ थी ना अपने पास में, क्वांटिटी सेकंड क्या है, छोटी है सबसे, तो इस टाइप से कुछ बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे, थोड़ी सी क्लास छोटी होगी आज, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को मेंटेन करते रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।